हेलो एवरीवन। हेलो सर। हेलो सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कल का समझ में आया थोड़ा? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, आपको अप्रोच थोड़ी सी पता लगी कि कैसे अपन को मतलब रिवीजन के मोड में जल्दी जल्दी चीजों को खत्म करना है और किस पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, तो हर चीज को अगर अपन रटने बैठेंगे ना तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट हो जाता है। पर अगर एक सिक्वेंशियल फॉर्म में, टाइमलाइन फॉर्म में, एक एक पूरी एक थीम बनाते हुए अगर पढ़ेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। और एक रिलेटिव स्टडी करो, एब्सोल्यूट स्टडी मत करो। जैसे वेबल प्लान को आप क्रिप्स मिशन से भी कंपेयर करो, क्रिप्स मिशन को अगस्त ऑफर से कंपेयर करके चलोगे तो चीजें आसान होती जाती हैं। क्या चीज में वो लीनियंसी हो रही है, कौन क्या करने वाला है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए क्या कहा गया है ना, मुस्लिम लीग के पक्ष के बारे में क्या कहा गया, कांग्रेस के पक्ष के बारे में क्या कहा गया। तो इस चीजों पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, तो इसी में अपन थोड़ा सा अब आगे चलते हैं कि आप उसके बाद कल अपन ने कहाँ खत्म किया था? कोई टाइमलाइन बता सकता है? मैं पूछता हूँ आप लोगों से। सुनीता जी
ये मैं जिससे पूछूंगा केवल वही माइक खोलना, ठीक है, माइक ओपन करना, बाकी सब म्यूट कर लीजिए, ठीक है। तो पूछूं आप लोगों से कल का इवेंट के बारे में? यस सर। ठीक है, तो हाँ, देवराज जी आप बताइए कल सबसे पहला इवेंट कौन सा पढ़ाया था आपने? शुरू के 2 इवेंट बताइए जहां से अपन ने स्टार्ट करा था, और उस इवेंट के मेजर मेजर घटक क्या थे, क्या वो घटना चक्र बात कर रहे थे और उनका इम्पैक्ट क्या था, अगर हम इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो। क्या हुआ देवराज सर? जी। हाँ सर, मैं सर कल था नहीं सर, थोड़ा। अच्छा, कल नहीं थे आप आप? फिर भी बता देता हूँ सर, क्या पूछा मैं नहीं समझा नहीं, थोड़ा एक बार वापस नहीं रिपीट करिए। नहीं नहीं, फिर रहने दीजिए आप। नहीं सर, ऐसे पढ़ा हुआ है, बट आप पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, ऐसे कोई नहीं, कल हमने जो पढ़ा था उससे रिलेटेड था, तो आपको वही नहीं पता होगा ना थीम क्या थी। वो तो मैं जनरल क्वेश्चन तो पूछ लूँ आपसे, वैसा नहीं पता होगा आपको कंटेक्स्ट के हिसाब से। रबीला जी आप बताइए कल क्या था, कल कहाँ से शुरुआत करी थी, और शुरू के 2 इवेंट जो अपन ने डिस्कस किए थे उनके बारे में बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते मैम, बताइए। सर कल 1939 से 1949 का एरा स्टार्ट किया था। उसमें ठीक है। फर्स्ट 3 स्टेक होल्डर्स अपन ने डिस्कस किए थे, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिशर्स। तो ठीक है। तीनों के अलग अलग टारगेट्स डिस्कस किए थे, जिसमें कांग्रेस का था आजादी प्राप्त करना, संविधान मतलब खुद का संविधान निर्माण करना, और सक्सेसफुली सत्ता हस्तांतरण करना। बिल्कुल। और मुस्लिम लीग का था, उसको पृथक राष्ट्र की जरूरत थी, लाइक पाकिस्तान। और ठीक है। ब्रिटिशर्स को अपनी कॉलोनी को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे थे। ठीक है। उसके बाद अपन ने वर्ल्ड वॉर सेकंड का स्टार्ट हो गया था, तो उसमें जो चलो ठीक है, बहुत लॉर्ड। बढ़िया। ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए माइक। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक ठीक है। हाँ, अब मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। इवेंट 1 जो अपन ने स्टार्ट किया था, दैट वाज स्टार्टेड 1939 में स्टार्ट हुआ। इवेंट 1 में जो अपन ने बात करी वो ये बात करी कि वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट होता है। वर्ल्ड वार 2 के बाद में मेजरली 3 स्टेक होल्डर्स उस समय के इतिहास में बनते हैं। सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है ब्रिटिशर्स, फिर अपना आता है कांग्रेस, फिर अपने आता है मुस्लिम लीग। जैसा कि अभी प्रमिला जी ने बताया कि तीनों के जो उद्देश्य थे वो अलग अलग थे, उन उद्देश्यों में कहीं ना कहीं टकराव थे, कॉन्फ्लिक्ट्स थे। उन टकराव की वजह से आने वाले समय में 1939 के बाद में कई सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं जहां पे टकराव और तेजी से बढ़ता है। उस टकराव के रिजोल्यूशन की भी बात होती है। देयर इज अ सर्टेन स्टेप्स टेकन टुवर्ड्स टू रेक्टिफाई द इश्यूज एंड द कॉन्फ्लिक्ट्स, पर वो टकराव कहीं ना कहीं बने रहते हैं। तो सबसे पहला इवेंट क्या आता है? अब अपन इवेंट में आते हैं। इवेंट सबसे पहला होता है कि कांग्रेस की जो मिनिस्ट्री है वो रिजाइन करती है 1939 में। 1939 में कांग्रेस मिनिस्ट्री इसलिए रिजाइन कर देती है क्योंकि उनका बिना कंसेंसस के भारत को पार्टिसिपेंट बना दिया गया था द्वितीय विश्व युद्ध में। कंसेंसस नहीं लिया गया था, तो कांग्रेस मिनिस्ट्री इससे नाराज होके अपना इस्तीफा दे देती है। साथ ही साथ मार्च 1940 में क्या हो रहा है कि लाहौर में पाकिस्तान रेजोल्यूशन की बात हो रही है। आप साथ एक पैरेलल एक थीम और चल रही है, एक पैरेलल सिनेमा और चल रहा है, जहां पे मुस्लिम लीग कहीं ना कहीं पाकिस्तान के सपने देखना चालू कर देता है और उसकी नींव कई सारे इवेंट्स में रखी जाती है। तो मार्च 1940 में आता है अपना लाहौर पाकिस्तान रेजोल्यूशन की बात होती है। फिर मार्च 1940 के बाद में 1940 में ही अगस्त प्रस्ताव रखा जाता है। अगस्त प्रस्ताव कौन लेके आता है? लॉर्ड लिलिथ को लेके आता है। अब उसको पढ़ने का तरीका कैसा है? अगस्त प्रस्ताव लेके कौन आया? तो व्यक्ति विशेष हो गया। टाइमलाइन इंपॉर्टेंट हो गई, वो कब आया तो अपना बात हो गई कि अगस्त में आया तो 1940 हो गया। ठीक है, इसको तो रटने की जरूरत नहीं क्योंकि अगस्त में आया तो अगस्त प्रस्ताव इसलिए नाम दिया गया 1940। लिलिथ गोसाव उसको लेके आए। अब उस लिलिथ गोसाव ने क्या कहा कि इसमें क्या क्या चीजें होंगी। सबसे पहली बात वो करते हैं कि डोमिनियन स्टेटस की बात करते हैं। फिर वो कहते हैं कि वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कि जो कार्यपालिका जो परिषद है उसका विस्तार किया जाएगा, और विस्तार करने में उसमें भारतीय लोगों की हिस्सेदारी का इजाफा किया जाएगा, मतलब इंडियनाइजेशन ऑफ द वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। फिर तीसरी जो चीज बात होती है, सेटिंग अप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब संविधान सभा बनाई जाएगी जिसमें मेनली इंडियंस, मतलब मुख्य भूमिका में इंडियंस रहेंगे। उन्होंने कहा कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स भी रहेंगे,
इससे पहले अगस्त प्रस्ताव से पहले कभी भी ब्रिटिशर्स ये नहीं कहते कि आप इंडियंस कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं खुद का। आप पहले के जो सारे इवेंट्स देखेंगे, चाहे आप साइमन कमीशन की बात कर लें, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात कर लें, या गांधी इरविन पैक्ट की बात कर लें, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो भी सारे आप देखते आएंगे उसमें आप कहीं ना कहीं देखेंगे ब्रिटिशर्स खुद डिसाइड करना चाह रहे थे कि भारत का संविधान कैसे बने, और मुख्य भूमिका वो रख चुके थे। अगर आप देखेंगे तो संविधान में 60% पार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 कैसे बना था? गांधी जो इरविन पैक्ट्स थे और जो राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंसेस हुई थी उससे, और उसकी नींव रखी थी साइमन कमीशन ने। तो मोटा मोटा ब्रिटिशर्स ने ही कॉन्स्टिट्यूशन की नींव रखी गई थी, अगर हम इनहेरेंटली बात करें तो। इसी के खिलाफ कांग्रेस की ये लड़ाई थी। कहीं ना कहीं हमें भी एक हिस्सेदारी होनी चाहिए, क्योंकि भारतीयों को एक वाइट मैन सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का वो होता था कि भाई यहाँ पे तो आप ये सिंबलाइज करना चाहते हो कि भारत अपना संविधान खुद से नहीं बना सकता। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं एक रेसिज्म की एक झलक दिखती है। ठीक है, तो इंडिया के इसके लिए या फिर कांग्रेस इसके लिए एक फाइट मार रही थी। ठीक है, फिर अगस्त प्रस्ताव एक और बहुत महत्वपूर्ण बात रखता है, क्या कि बिना माइनॉरिटीज के कंसेंट के कोई भी संविधान नहीं बनेगा। ठीक है, अब ये तो हो गए क्या क्या फीचर्स थी, क्या क्या उस प्रस्ताव में अंदर था। अब प्रस्ताव का इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कशन आप सब समझ में आ गया। इंपॉर्टेंस अगर आपसे पूछी जाती है तो आप ये भी लिख सकते हो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, पहली बार एक्सप्लिसिटली ये माना गया कि भारत संविधान बना सकता है। डोमिनियन स्टेटस की मांग को पहली बार उसको पूर्ण रूप से आधिकारिक रूप दिया गया ऑफिशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, और एक और चीज, कहीं ना कहीं जो कम्युनल पार्टीशन की नींव है अगस्त प्रस्ताव ने थोड़ी बहुत रखना चालू कर दी थी, क्योंकि एक लेजिटिमेसी मुस्लिम लीग को दी जाने लगी थी। ठीक है, फिर अब इस अगस्त प्रस्ताव से नाखुश होकर अपन आते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह में। इंडिविजुअल सत्याग्रह में अपने सत्याग्रही कौन होते हैं? पहले विनोबा भावे, और ये नेहरू द्वितीय सत्याग्रही होते हैं। अब जो इंडिविजुअल जो सत्याग्रह होता है, दैट इज वेरी माइल्ड फॉर्म ऑफ सत्याग्रह। माइल्ड फॉर्म, जैसे पहले जो नॉन कॉपरेशन था या सिविल डिसोबीडियंस था, उस तरह का सत्याग्रह ना होकर ये कैसा रह रहा है, बिल्कुल माइल्ड फॉर्म में आपका सत्याग्रह रह रहा है। ठीक है, अब उसके बाद में ब्रिटिशर्स से मामला संभल नहीं रहा होता है, तो बहुत कोशिश करते हैं उनको मनाने की, और इन द मीनवाइल वॉर चल रहा है। वॉर में हिटलर वहां पे बहुत तेजी से अग्रसर होकर काफी ऑफेंसिव हो रहा है, और ब्रिटिशर्स की हालत ठीक नहीं है। तो ब्रिटिशर्स में भी काफी दबाव बढ़ रहा है कि इंडिया का सपोर्ट कैसा ना कैसा करके इंडिया का सपोर्ट लेना चाहिए, कि कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल जो एक्सटेंट था द्वितीय विश्व युद्ध का वो बढ़ता जा रहा था। तो मार्च 1942 में अपन आते हैं क्रिप्स मिशन में। तो क्रिप्स मिशन हो जाता है। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन में के बारे में अपन ने चर्चा कर, जैसे अगस्त प्रस्ताव की बात करी थी, ऐसे क्रिप्स मिशन में भी क्या बात होती है, 4 घटक उसके बारे में बात करेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे, फिर कांग्रेस ने उसको कैसे लिया और मुस्लिम लीग ने उसको कैसे लिया। ठीक है, फिर जुलाई 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट की होती है, कि क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च होता है। 1943 में क्या होता है, पाकिस्तान डे ऑब्जर्व किया जाता है। 1944 में सी राजा गोपालचारी फॉर्मूला होता है। सी राजा गोपालचारी फॉर्मूला भी फ्लॉप हो जाता है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, सी राजा गोपालचारी के बाद में अपन ने क्या डिस्कस किया, देसी लियाकत पैक्ट डिस्कस किया था, फिर अपन ने किया था वेवल प्लान। तो इतने सारे इवेंट्स अपन ने एक सिलसिलेवार तरीके से टाइमलाइन में स्टडी करे थे। आपको थोड़ा उसमें ध्यान देना होगा कि कांग्रेस की क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, मुस्लिम लीग के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, और वो कैसे एक थीम बनाते हुए चल रहे थे, तीनों अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से, अपने उद्देश्यों के हिसाब से। और वहां पे जब जैसे भी क्वेश्चन आएगा, इस नरेटिव में आपको इन इवेंट्स को फंसा के लिखना है और आंसर राइटिंग करनी है। अब इससे अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं, और मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया ना आपको कि इवेंट का ये एक लेखा जोखा बनता जा रहा है और ये किरदार अपने सामने चल रहे हैं। अब अपन आगे चलते हैं इससे, है ना। सबको स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। ये कल का ही है ना। अब आगे चलते हैं। अब अपना चलता है नेक्स्ट फेज। अब नेक्स्ट फेज में क्या हो गया, अपना हो गया वेवल प्लान खत्म। एक इवेंट, और दूसरा इवेंट क्या चल रहा है अपना, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका है।
1945 में। ठीक है, तो दो इवेंट होते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध और वेवल प्लान। अब इन दिनों के बीच में थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो रहा है। सिनेरियो क्या चेंज हो रहा है? अब आप लोगों के जहन में एक बात जरूर आती होगी, वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हो गया तो क्या दिक्कत आ रही थी अब? क्योंकि ब्रिटिशर्स का अपन जब उद्देश्य देख के चलते हैं तो उनका उद्देश्य तो मेन ये था कि वॉर में कैसे ना कैसे करके हिटलर को डिफेट करना है और अपन को यहाँ पे जीत दर्ज करनी है। उनको कहीं ना कहीं हिटलर को रोकना था। ठीक है, तो उसमें तो वो कामयाब हो गए थे। तो क्या ऐसी नौबत आई कि इंडिया को इंडिपेंडेंस देनी पड़ गई? ऐसे कई सारे कारण बने जिसकी वजह से इंडिया को इंडिपेंडेंस देनी पड़ गई। वो कारण क्या क्या थे? वो कारण ये थे कि जो सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुए वैश्विक स्तर पे और अपना लोकल लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे एंड इंटरनेशनल लेवल, देयर वर वेरियस फैक्टर्स जो ऐसे कोलैबोरेट करते हैं, जो पुश करते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस की। सबसे पहली क्या थी कि सर वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया था तो न्यू जो लेबर बाकी गवर्नमेंट देश थे वो बनती है। ठीक हो गए थे। कहाँ? सब ब्रिटिश नहीं, पावर कमजोर हो गया हाँ, था। अपन डिस्कस कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ब्रिटिश पावर कमजोर हुआ था, पर इतना कमजोर भी नहीं था कि मतलब ऐसा क्या हो गया था। तो वो सिलसिलेवार से अपन स्पेसिफिक्स में पढ़ लेते हैं कि जैसे एक तो क्या होता, पहला चीज थी न्यू लेबर गवर्नमेंट आई थी, फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, पहले कौन सी थी? कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी। अगर आप चर्चिल की जो गवर्नमेंट देखेंगे वो कंजर्वेटिव चल रही है, ये लेबर गवर्नमेंट आती है। लेबर गवर्नमेंट थोड़ी सी लिबरल एटीट्यूड होता है इसका, लिबरल एटीट्यूड थी। ये प्रतिबद्ध थी कि जो कॉलोनीज है उनको स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, ये उनका एक आइडियोलॉजिकल चीज थी। सबसे पहले तो क्या गवर्नमेंट ही चेंज हो गई वहां पे। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट इशू क्या था? यूरोप में सोशलिस्ट और रेडिकल, आप माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। फिर यूरोप में सोशलिस्ट और रेडिकलिस्ट जो गवर्नमेंट थी उनका विस्तार होने लगा था। तो वो सब चाह रहे थे कि जो भी औपनिवेशिक हैं या फिर कॉलोनीज हैं, जो भी डोमिनियन में बंधी हुई हैं, इनको आजादी देनी चाहिए। तीसरा चीज थी यूएस का प्रेशर था। फोर्थ चीज थी जो अपन ने बात की, एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट। ब्रिटिशर्स पे जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट था वो बहुत ज्यादा था। ब्रिटिशर्स पे इकोनॉमिक इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि डेप्ट बहुत ज्यादा हो गया था। उस डेप्ट में वो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन भारतीय कॉलोनी को, मतलब अब वो स्थिति में नहीं थी, उतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो इंडियन कॉलोनी को सस्टेन कर सके। तो इकोनॉमी कहीं ना कहीं से शैटर्ड हो चुकी थी यूरोप की, मतलब यूरोप की हुई थी और ब्रिटिश की भी काफी हद तक हो गई थी। पांचवा एक कारण ये था कि साउथ ईस्ट एशिया में अगर आप देखोगे, प्लस एशिया में कहीं ना कहीं एक लहर चली थी जिसमें सब लोग स्वतंत्रता की ओर लड़ाई लड़ रहे थे। क्योंकि आप देखोगे कि जो ब्रिटिश जो फोर्सेस थी, जो अलाइड में फोर्सेस लड़ी थी, उसमें कई सारे जवान मूल रूप से भारतीय थे, या फिर जो आपकी साउथ ईस्ट एशिया से काफी लोग जो जवान थे वो सारे के सारे ब्रिटिश कॉज के लिए लड़े थे। तब उन्होंने देखा कि जो सारी लड़ाई का कोई महत्व नहीं है जब तक हम अपनी स्वतंत्रता ना पा सके। क्योंकि अल्टीमेटली हो क्या रहा है, हम लड़ उनके लिए रहे हैं, और हो क्या रहा है, वो राज करते हैं हम पे, हमारी कंडीशन में कोई सुधार नहीं हो रहा। तो क्यों ना हम स्वतंत्र होके खुद अपनी सरकारें बनाए और अपनी तरफ से एक स्वतः रूप से शासन करें। ठीक है, तो लोगों को एक ऑटोनॉमी की एक आस थी, क्योंकि वो पार्टिसिपेशन कर करके जगह जगह जाके देख चुके थे। तो एक फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, एक फीलिंग ऑफ एक सेल्फ कॉन्शियसनेस, एक फीलिंग थी कि भाई खुद से हमें सत्ता में आना चाहिए। ठीक है, तो साउथ ईस्ट एशिया और कहीं ना कहीं एशिया में एक लहर दौड़ चुकी थी। अगर आप ये फ्रेंच और डच को देखेंगे इधर साइड में, तो ये सारे कारण बने कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक माहौल ग्लोबल स्तर पे ऐसा बनने पड़ा। ये तो एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए। ये मैंने कौन से डिसाइड करे? एक्सटर्नल फैक्टर्स। अभी इंटरनल फैक्टर्स पे भी चर्चा करेंगे कि आंतरिक रूप से क्या हो रहा था। बाहरी अगर हम कारणों का विश्लेषण अगर करते हैं तो मुख्य रूप से ये कारण थे जिनसे क्या हुआ, ये लगा कि कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के अब हालात ठीक नहीं है कि वो इंडियन कॉलोनी को सस्टेन कर सके। ठीक है, अब आंतरिक कारणों पे चर्चा करते हैं।
1945 चल रहा है, 1945 में अपन ने एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात कर ली। फिर सिमिलरली 1945 के बाद में कई सारे इवेंट ऐसे होते हैं जो कहीं ना बहुत ज्यादा पैट्रियोटिक और ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसको ये लगता है कि यार अब तो ब्रिटिशर्स का सस्टेन करना बड़ा मुश्किल है। सबसे पहला कौन सा होता है? आईएनए ट्रायल्स होता है। आईएनए क्या है? इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी के ट्रायल की कोशिश करती है। ट्रायल मतलब इनके खिलाफ आपराधिक जो मुकदमे थे, इसके खिलाफ एक ट्रायल कराया जाता है जो ओपन किया जाता है रेड फोर्ट में। ठीक है, वहां पे ब्रिटिशर से एक टेक्निकल भूल क्या हुई कि वहां पे इन्होंने 3 लोगों को इकट्ठा करा, हिंदू, मुस्लिम एंड सिख। कौन कौन थे हिंदू, मुस्लिम, सिख? हिंदू में शायद सहगल, प्रेम सहगल आई थिंक, और शहनवाज खान फ्रॉम द मुस्लिम्स। और सिख से कौन था? गुरु बख्श आई थिंक। तो इनका ट्रायल हुआ, तो कहीं ना कहीं इसने एक यूनिटी की फीलिंग ला दी। अब आईएनए ट्रायल से लोगों के मन में काफी रोष जागृत हुआ कि ये लोग तो अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, इनकी क्या गलती थी? ये लोग तो अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। तो सिंबॉलिकली इसका काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ा लोगों में एक तो पैट्रियोटिक की फीलिंग आई। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आर्मी में और सेना में सबसे पहले आप देखोगे ब्रिटिशर का सबसे बड़ा हथियार शुरू से लेकर, अगर हम 1857 या 1857 से पहले भी अगर हम चले जाते हैं, 1757 से बात करते हैं से लेकर अगर हम इतिहास उठा के देखते हैं, तो ब्रिटिशर्स के पास सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो था जिसने कहीं ना कहीं रूल को प्रोपोगेट करने में मदद करी थी, वो थी इंडियन आर्मी। जो सीपोएज की जो एक यूनिट्स थी जो इनके पास थी, जो आर्मी का कंट्रोल था, वो हाईली डिसिप्लिन्ड इन नेचर में थी। वो कहीं ना कहीं पथभ्रष्ट नहीं होती थी कोई भी कॉज में। उन्होंने रेयरली किसी 1857 को अगर हम छोड़ दें और बेयरली फ्यू इंसिडेंट्स को छोड़ दें, तो हमेशा लॉयल्टी दिखाई थी ब्रिटिशर्स पे। पर आईएनए ट्रायल्स के बाद कुछ सारे इवेंट ऐसे हुए जहां पे कहीं ना कहीं वो लॉयल्टी में एक मिसट्रस्ट क्रिएट हो गया और वो ब्रिटिशर्स को के खिलाफ एक डिसलॉयल्टी उन्होंने दिखाई। तो इसमें एक सबसे बड़ा इवेंट था आईएनए ट्रायल्स का वहां होना। तो सिविलियंस में भी उन्होंने एक रोष जगाया और सिमिलरली मिलिट्री, मतलब जो मिलिट्री क्लास थी, जो आर्मी क्लास थी, उसमें भी रोष जगाया। आप कोई भी सत्ता देख लो, कोई भी सत्ता बिना आर्मी के सस्टेन नहीं कर सकती। इट्स ट्रू फॉर टुडेज पावर आल्सो। अगर आप लोकतांत्रिक की भी बात करें तो अलग है, लेकिन अगर आप मोनार्कियल पावर देख ले या फिर आप कोई भी प्राचीन भारत से या फिर प्राचीन काल से कोई इतिहास उठा के देखें, कोई भी राज्य बिना सेना के सरवाइव नहीं कर सकता। एंड दैट वाज द मेन कॉज, दैट वाज द मेन रीजन, जो एक स्पार्किंग पॉइंट था, जो आंतरिक रूप से बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बना कि ब्रिटिशर सस्टेन। सुधांशु जी माइक म्यूट कर लीजिए आप, मैं आप रिमूव करूं। हाँ ठीक है, तो 1945 में आईएनए ट्रायल्स हुए। 1948 के बाद में क्या होता है? हाँ, अब एक और चीज थी, ट्रायल्स तो हो गए। अब ट्रायल्स के बाद में ट्रायल्स तो एक इंडिविजुअल इवेंट हो गया। अब कांग्रेस ने इसको सपोर्ट भी किया। सपोर्ट किस फॉर्म में करे? इन्होंने फंड इकट्ठा करा। फंड इकट्ठे के बाद में उन्होंने एक जुडिशियल सर्विसेज इनको प्रोवाइड कराई। एडवोकेट्स लड़े, जो बड़े बड़े एडवोकेट्स थे वो एक साइड कंबाइंड होके इन्होंने आईएनए के लिए एक एफर्ट लगा के इन कॉज के लिए लड़े। मतलब जो लोग आईएनए में खड़े हुए थे उनके उन्होंने पैरवी करी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण बना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? एक बहुत बड़ा इवेंट होता है रॉयल इंडियन कौन सा, हाँ, नेवी म्यूटिनी, जिसमें एक आईएनएस तलवार करके एक वो होता है, रेटिंग होती है। यहाँ पे म्यूटिनी हो जाती है। म्यूटिनी क्यों हो जाती है? म्यूटिनी हो जाती है कि उनको कई सारा डिससेटिस्फेक्शन था। जो नेवल में जो लोग थे, सरिता जी आप माइक म्यूट कर लीजिए।
यार आप लोगों को बार बार कहना पड़ता है, फ्लो बिगड़ जाता है वैसे तो कैसे। ठीक है चलो, रॉयल इंडियन नेवी जो थी, रॉयल इंडियन नेवी कब हुआ? ये वाला इवेंट होता है 1946 में। 1946 में क्या होता है कि जो इंडियन नेवी की जो फोर्सेस थी उन्होंने विद्रोह कर दिया, वहां पे एक लोकल लेवल पे एक विद्रोह कर दिया। अब ये जो लोकल लेवल पे विद्रोह क्यों होता है, वही जो कारण थे कि उनको रेसिज्म का वो फीलिंग का रेसिज्म का शिकार हो रहे थे। उनको कहीं ना कहीं सर्विस कंडीशन अच्छी नहीं थी, उनको खाने के लिए अच्छी सामग्री नहीं मिलती थी, उनकी पे कंडीशंस अच्छी नहीं थी। तो इन सारे लोकल ग्रीवेंसेस जब मिलके और ये सारे जो ग्रीवेंसेस मिले और आईएनए ट्रायल्स जब हो रहे थे, तो इनसे उन्होंने एक म्यूटिनी कोशिश करी और आईएनएस तलवार में भारत का जो झंडा है उन्होंने वहां पे लहरा दिया। तो वो एक स्पार्किंग पॉइंट था रॉयल इंडियन नेवी वाला कि भाई इसके बाद से तो ब्रिटिश शासन को चलना मुश्किल है, क्योंकि आर्मी को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आर्मी के पास गन्स है, पावर्स है, एम्यूनिशन है, उनको कब तक आप कंट्रोल करोगे? तो इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो रॉयल इंडियन नेवी का म्यूटिनी होती है आईएनएस तलवार में, और वो बॉम्बे में वाइड स्प्रेड हो जाती है। सिविल्स का भी उनको सहारा मिलता है, मतलब लोकल लोगों का भी उनको साथ मिलता है। तो अब उनको लगता है कि अब ये पैट्रियोटिक जो फीलिंग है, अब जो नेशनल राष्ट्रवादी जो फीलिंग है वो कहीं ना कहीं हर जगह घर कर गई है, अब इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। अब वो नॉन कॉपरेशन या सिविल डिसोबीडियंस वाली बात नहीं है कि जो लीडरशिप के बेसिस पे ही चलता था। अब कोई भी मतलब है ना कि सब लोग राष्ट्रवादी हो चुके हैं। अब इतनी ज्यादा पैट्रियोटिक फीलिंग और राष्ट्रवादी सोच बन चुकी है कि लोकल लेवल पे भी, हर जगह पे, देश के नुक्कड़ पे भी, मतलब हर देश के कोने कोने में फैल चुकी है कि अब ब्रिटिशर्स का कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। तो अब इस चक्कर में क्या करते हैं कि ठीक है, अब वो ईगो अब उनका बर्स्ट आउट हो जाता है। अगर आप देखोगे ईगो अगस्त ऑफर में वो खूब कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा कंट्रोल रहे, पर अब ईगो उनका बर्स्ट आउट हो जाता है। तो अब वो फाइनली क्या डिसाइड करते हैं कि अब कैबिनेट मिशन भेजा जाए। कैबिनेट मिशन एक फाइनल मिशन भेजा जाता है जिसमें वो कोशिश करते हैं कि अब एक सुलह की स्थिति बनाई जाए, तीनों एक्टर्स के बीच में मध्यस्थता लाई जाए और एक वो प्रोबेबल सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, प्रोबेबल सॉल्यूशन देने की कोशिश में क्या करते हैं वो? 1946 में कौन कौन वो होते हैं, कोई बता सकता है? कैबिनेट मिशन में कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे? 3 नाम। एक तो सर क्रिप्स था, पैट्रिक अलेक्जेंडर लॉरेंस, क्रिप्स, A.B. Alexander और Cripps. कौन कौन? थिक लॉरेंस, Alexander Cripps and एबी Lawrence. अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है, तो 3 लोग होते हैं। एक तो होता है अपना स्टेफर्ड क्रिप्स, एक अलेक्जेंडर, और क्या बताया आपने? पीवी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स और लॉरेंस, है ना? लॉरेंस करके था, है ना? ठीक है, तो ये 3 मेंबर की सदस्यता में कैबिनेट मिशन गठित हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई। अब इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या थे? कैबिनेट मिशन क्या बात कर रहा था? इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं इसके कैबिनेट मिशन के? सब नहीं, ऑल इंडिया फेडरेशन की बात तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहता है। अब इन्होंने क्या करा कि रिजेक्शन ऑफ, अब इसको अच्छे से पढ़ना, कैबिनेट मिशन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। तो रिजेक्शन ऑफ पाकिस्तान डिमांड सबसे पहला। ठीक है, पाकिस्तान की जो डिमांड, एक मिनट आप अपन धीरे धीरे चलते हैं ना, है ना? तो आप सब माइक म्यूट कर लीजिए, फिर अपन लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। रिजेक्शन ऑफ पाकिस्तान डिमांड हो रही है। अब पाकिस्तान के डिमांड को उन्होंने क्यों रिजेक्ट किया? जैसे अपन ने कल एक मैप में बताया था स्थिति को। ठीक है, अगर हम देखें नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट वाला जो फ्रंटियर था, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। मतलब ये मान लो आप आज का पाकिस्तान, और ये बांग्लादेश, और ये अपना वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो इसमें क्या स्थिति बन के आ रही थी कि यहाँ पे इसने कहा, कैबिनेट मिशन ने कहा कि यहाँ पे सिख भी हैं, हिंदू भी हैं। वो ऐसे नहीं है कि बिल्कुल माइनॉरिटी में है, यहाँ पे लगभग 30 to 40% पॉपुलेशन में है, यहाँ भी 40 to 45% में हिंदूज हैं। तो ऐसा नहीं किया जा सकता इनको आप सेपरेट नेशन घोषित कर दो। इन प्रोविंसेस को सेपरेट नेशन केवल कम्युनल लाइन पे करना सही नहीं रहेगा।
दूसरी बात इन्होंने कही कि एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन पे इन दोनों को सेपरेट यूनिट करके एक नेशन कैसे बनाया जा सकता है, मतलब क्योंकि दोनों नेशन के बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो ये फिजिबल ही नहीं होगा कि इन दोनों को अलग नेशन बनाया जाए। फिर तीसरा एक दिक्कत आएगी, आर्म्ड फोर्सेस का बंटवारा आप कैसे करोगे। तो बहुत सारे उन्होंने कहा कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है अगर हम टू नेशंस और उसकी बात करते हैं, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी थी कि पाकिस्तान की डिमांड तो रिजेक्ट करा, पर उन्होंने एक रेशनल आर्गुमेंट के तहत उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी नहीं है, अगर हम सेना का बंटवारा करेंगे तो सेना का बंटवारा कैसे होगा। ठीक है, सेपरेट एंटिटी को रूल भैया कैसे करोगे, तभी तो कितना देर सर्वाइव करा, 1947 में देश आजाद होता है और 1971 में बांग्लादेश बन जाता है, तो वो प्रूव भी हो गया। एक दो दिन अपने को उसको माइंडसेट को बनाने में तो टाइम लगता है ना, कि माइंडसेट वापस रिकवर होने, वही चीज है ये 1 महीने। माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। अगर इसके एसआई स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ ठीक है ठीक है, तो कहाँ थे अपन, उन्होंने यार ये वो कर, ठीक है, पाकिस्तान की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। उसके उन्होंने कई सारे प्रैक्टिकल कारण दिए। सबसे प्रैक्टिकल कारण ये था कि दोनों सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट्स है, इसको रूल कैसे किया जाएगा, जो कि एक प्रैक्टिकली सही बात है, प्रैग्मेटिक बात है। आर्मी का डिवाइड कैसे किया जाएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक है, एक एडमिनिस्ट्रेशन का एक इश्यू आएगा, वो बहुत बड़ी बात थी। दूसरा, यहाँ पे पॉपुलेशन की अगर हम डेमोग्राफी देखते हैं, डेमोग्राफी में ऐसा नहीं था केवल मुस्लिम ही थे या 80% मुस्लिम है, 90% मुस्लिम है, मुस्लिम थे मेजोरिटी में, पर जो नॉन मुस्लिम की पॉपुलेशन भी वो भी हेल्दी अच्छी खासी थी। तो उन्होंने इस बात को रखते हुए रिजेक्शन ऑफ करा पाकिस्तान डिमांड को। वो एक मुंह पे नहीं मार दिया कि भाई तेरे को तो नहीं देंगे, उन्होंने एक प्रैक्टिकल चीजों को बताया। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उन्होंने कहा, एक तो ये हुई पहली चीज तो कि रिजेक्शन कर दिया पाकिस्तान की डिमांड को। अब दूसरी चीज क्या बनती, उन्होंने कहा कि ग्रुप्स बनाए जाएंगे, समूह बनाए जाएंगे। समूह क्या होगा, एक होगा ग्रुप ए, एक बनेगा ग्रुप बी, एक बनेगा ग्रुप सी। अब इस बात को अच्छे से समझना, ग्रुप ए क्या है, ग्रुप ए मतलब यह है सेक्शन ए, सेक्शन बोला गया था वैसे इसको, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन सी में कौन कौन से यूनिट्स आएंगी, सेक्शन सी में यूनिट्स आएंगी अपनी मद्रास, बॉम्बे, फिर अपनी सेंट्रल प्रोविंस, फिर अपनी आती है यूनाइटेड प्रोविंस, फिर अपनी कौन सी आती है बिहार एंड उड़ीसा। तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6। सेक्शन बी में आती है अपनी पंजाब प्लस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है, प्लस सिंध, और यहां पे आती है अपनी बंगाल एंड आसाम। ठीक है, तो यहां पे 3, ये 2 प्रोविंस होगी, तो टोटल 11 प्रोविंस का ऐसा सेक्शनल वाइज ग्रुपिंग करी जाएगी। आप यहां देखोगे ये था मुस्लिम डोमिनेटेड, मुस्लिम यहाँ पे मेजोरिटी में थी, यहाँ पे भी मुस्लिम बाहुल्य में ये था। तो उन्होंने कहा था कि 3 ग्रुपिंग्स बनाए जाएंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ठीक है, अब इनका क्या रोल रहेगा कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी का। अब इन्होंने कहा कि यहाँ पे 3 टायर गवर्नमेंट बनाई जाएगी, 3, ठीक है, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका और लेजिस्लेचर यानी विधायिका। ठीक बात, 3 लेवल कौन कौन से हो गए, पहला लेवल, दूसरा लेवल और तीसरा लेवल। पहला हो गया प्रांतीय, प्रोविंशियल, हाँ, पहला हो गया आपका प्रोविंशियल। प्रोविंशियल मतलब क्या हो गया, जैसे अपनी आज के समय में राजस्थान की विधानसभा हो गई, तो ऐसे ही जो प्रोविंशियल लेवल पे आएगी वो ग्राउंड लेवल पे फर्स्ट लेवल की अपनी असेंबलीज हो जाएंगी। तो प्रोविंशियल मतलब हो गया प्रांतीय। प्रांतीय में कौन कौन सी चीज आ जाएगी, दोनों का गठन होगा, कार्यपालिका और विधायिका का।
ठीक है। प्रोविंशियल के बाद में क्या होगा, सेक्शनल स्तर पे, ये जो सेक्शन बने ना, इस स्तर पे एक और लेयर बनेगी जिसमें भी दोनों चीजें होंगी, कार्यपालिका और आपकी विधायिका। फिर तीसरी आपकी बनेगी केंद्र में। तो 3 टायर क्या हो गए, फर्स्ट टायर, सेकंड टायर और आपके थर्ड टायर। ये समझ में आ गया आपको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है। तीनों टायर्स पे एग्जीक्यूटिव्स और लेजिस्लेचर तीनों एक साथ कार्य करेंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये होगा अपना स्ट्रक्चरल पार्ट। उन्होंने एक स्ट्रक्चरल पार्ट देखा, इसको कंपेयर कर सकते हो आप किसी से, पहले के अगस्त ऑफर और उससे क्लैरिटी आई है ना थोड़ी थोड़ी। Yes, sir. आप एक सिचुएशन देखो, अगस्त प्रस्ताव में तो एक बहुत रूडिमेंट्री, एक रॉ फॉर्म में उनको बोल दिया कि भाई संविधान सभा तुम बनाना मेनली इंडिया से। उन्होंने कुछ एक फॉर्मूला नहीं दिया, कुछ नथिंग नहीं दिया। ये क्रिटिसिज्म बन सकता है, तो उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप उसमें देखोगे कि अगस्त ऑफर में कोई क्लैरिटी नहीं थी, क्रिप्स विजन में थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन कैबिनेट विजन तक आते आते बहुत ज्यादा क्लैरिटी आती कि किस तरीके से गठन होगा। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, वो फंक्शन की बात करते हैं, तो दोनों में चेंजेस आना चालू हो जाता है। उसका एक विस्तृत रूप से एक मसौदा तैयार होने लग जाता है, इसलिए क्लैरिटी आ रही है इसमें। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि सेक्शन वाइज ये चीजें बनाई जाएंगी। ठीक है, अब चौथी चीज की बात हो रही है, तीसरी, संविधान सभा। संविधान सभा मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसका निर्माण कैसे होगा? ये जो अपनी जो फर्स्ट टायर है, प्रोविंशियल असेंबली, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से लोगों को इलेक्ट करके भेजेगी। इलेक्ट करने के बाद में क्या बन जाएंगे वो इलेक्टेड मेंबर्स, किस में जाएंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। आज की तारीख में ऐसा होता है कि कुछ, कौन ऐसा रोल करता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से केंद्र में किसी को भेजता है क्या कोई? आज Sir, के members. राज्यसभा मेंबर्स में आप देखोगे कि जो राज्य की जो विधानसभाएं हैं वो इलेक्ट करके मेंबर्स को भेजती है और वो केंद्र में जाती है। और वो किस माध्यम से जाती है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से। उसी माध्यम से क्या होगा? संविधान सभा का गठन होगा। संविधान सभा का गठन कैसे होगा? जो हमने एक किस तरह की बात करी थी कि जो प्रांतीय जो अपना स्ट्रक्चर है, प्रांतीय जो असेंबलीज हैं, प्रांतीय जो सभा हैं, वो क्या करेंगी? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से लोगों को इलेक्ट करके सेंटर पे भेजेगी, वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन करेंगे। ठीक है, अब इसमें कितने मेंबर्स होंगे? 389 मेंबर्स। ये आंकड़ा याद कर लो, कितने होंगे? 389। 389 में 292 तो अपने आएंगे प्रोविंशियल असेंबली से, प्रांतीय सभा से। बाकी 4 कमिश्नरेट से आएंगे, है ना। बाकी आपके कितने बचे यहाँ पे? 6 और 3, हाँ 93 आपके आएंगे प्रिंसली स्टेट्स से। ठीक है, पीए से 292, सीसी से आपका चीफ कमिश्नरेट से 4 और 93 आपके। राजस्थान में कोई कमिश्नरेट था क्या? अजमेर अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में कमिश्नरेट था। सिमिलर रूप से जो भी डिफरेंट पॉलिटिकल यूनिट्स थी, उनकी नेचर आप यहाँ पे देख सकते हो। एक तरह की नेचर थी प्रोविंशियल असेंबली वाली, एक तरह से चीफ कमिश्नरेट थे जो आर्मी के डायरेक्टली कंट्रोल में थे, सीधा डायरेक्टली उनको गवर्न करते थे। जैसे कि आज की तारीख में आप मान सकते हो एलजीस के जो एरियाज हो गए, ठीक है, उनको डायरेक्टली अगर आप कंट्रोल करते हैं, जहां पे बीच की कोई सरकार नहीं है। दिल्ली का एग्जांपल ही, नॉर्मल जो एलजी यूटी जो होता है उनको गवर्न करते हैं। फिर एक थे प्रिंसली स्टेट्स में, तो यहाँ पे 93। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? तो ये आगे अपने 389 मेंबर्स की टीम बनाई जाएगी। तो अपन संविधान सभा का उन्होंने अब बहुत ज्यादा खुल के बता दिया। अच्छा, क्रिप्स मिशन में भी इसकी बात होती है कि एक पार्शियली इलेक्टेड और नॉमिनेटेड,
कल पढ़ा था ना अपन ने, यस क्या सर। पढ़ कि संविधान सभा का निर्माण कैसे होगा कि आधी तो वो निर्वाचित से आएगी, आधी क्या है नामित लोगों से आएगी, मनोनीत हो जाएंगे सदस्यों से। तो मनोनीत कहाँ से आएंगे? प्रिंसली स्टेट से आएंगे। Prince- और निर्वाचित कहाँ से आएंगे? Provincial Assembly. प्रोविंशियल असेंबली से आएंगे। दे विल कम फ्रॉम द प्रोविंशियल असेंबलीज। अब इन दोनों का जब गठन, अब इस बात को कैबिनेट मिशन ने थोड़ा सा एक स्ट्रक्चरल और एक रूल मतलब एक वो ढांचा दे दिया, फंक्शनैलिटी दे दी। क्रियान्वित कैसे किया जाएगा, उन्होंने एक फाइनली एक रूल बेस्ड चीज बना दी। ठीक है ना? तो संविधान सभा में ये एक इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलता है कि जो क्रिप्स मिशन के बाद में एक इंप्रूवमेंट है। ठीक है, अब अपनी बन गई संविधान सभा। संविधान सभा मान लो ये बन गई। ठीक है, संविधान सभा में कौन कौन से ग्रुप आ गए? ए, बी और सी, 3 ग्रुप थे कि नहीं? जी सर। Yes, sir. 3 ग्रुप अपने आ गए संविधान सभा में। ठीक है, अब इन एक ग्रुप का क्या काम होगा कि एक साथ ये बैठेंगे। जब ये तीनों एक साथ बैठेंगे, अमर अकबर एंथनी के साथ जब तीनों एक साथ आते हैं तो इनका काम क्या होगा? केंद्र के लिए संविधान, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। क्या होगा? केंद्र के लिए संविधान बनाना। तो ये तो इनका पहला फंक्शन हो गया, फंक्शन 1। क्या हो गया? जब तीनों एक साथ आएंगे। ठीक है, और तीनों अलग अलग रूप से आएंगे, तीनों अलग अलग मतलब ए अलग बैठेगा, बी अलग बैठेगा, सी अलग बैठेगा। तब इनका काम क्या होगा? अपना जो सेक्शन है उसके लिए क्या बना? संविधान बनाना। ठीक है, और ग्रुप के लिए संविधान बनाना। ठीक है, तो आप यहां देखोगे एक कहीं ना कहीं से एक ऑटोनॉमी दी गई थी। ऑटोनॉमी की बात करी क्या रही थी कि आप अपने भी रूल्स बना सकते हो कि आप किस सेक्शन को कैसे गवर्न करना है। ठीक है, और लेकिन जब आप ए बी सी तीनों मिलते हो तो आपको केंद्र के लिए एक संविधान बनाना पड़ेगा। जैसे केंद्र तो कॉमन सेंटर की कहीं ना कहीं यहाँ पे बात हो गई थी। ठीक है, ये तो अपने हो गई। हाँ, फिर एक नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कॉमन सेंटर रहेगा। कॉमन सेंटर रहेगा, कॉमन सेंटर का क्या काम होगा? डिफेंस, कम्युनिकेशन, और तीसरा क्या होगा? एक्सटर्नल अफेयर्स। डिफेंस मतलब हो गया रक्षा मामले, कम्युनिकेशन हो गया, और ये विदेशी जो मामले हैं ये किसके पास रहेंगे? सेंटर के पास रहेंगे। ठीक है, तो एक कॉमन सेंटर बनाएगा जिसके पास ये पावर्स तो रहेंगी ही। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो संविधान सभा बन गई। संविधान सभा में कहा गया कि कॉमन सेंटर बनाया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद चलता है, इसके बाद अपना होता है इसके बाद अपना इसमें क्या रह गया? हाँ, तो ये तो अपना बन गया कैबिनेट मिशन का। ठीक है, अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे कॉमन सेंटर बन गया। अब कॉमन सेंटर बनने के बाद में मुस्लिम लीग और दूसरा अपना कौन सा हीरो था? कांग्रेस। इन लोगों का क्या रुख था कैबिनेट मिशन को लेके? कोई बता सकता है? मुस्लिम लीग कांग्रेस तो accept नहीं पॉजिटिव हुआ थी। होगा। कांग्रेस पॉजिटिव थी, वो मुस्लिम लीग पॉजिटिव नहीं थी। वो उसने बायकॉट किया था, वो आए भी नहीं थे जब शुरू हुआ था। तो अच्छा, और कोई बता सकता है इसमें? मुस्लिम लीग तो पाकिस्तान बनाने के लिए ही बोल रही थी। ये तो बहुत जनरल स्टेटमेंट हो गया, ये तो अपन पढ़ते ही आ रहे हैं। और मुस्लिम लीग ने शायद शुरुआत में ये दोनों ने ही एक्सेप्ट किया था इसको। हाँ, और दोनों ही ग्रुपिंग्स को लेके कंफ्यूज थे। ये दोनों का ही ये था। एक तो मांग रहा था, कांग्रेस मांग रहा था कि ये है जो ऑप्शनल है ग्रुपिंग है, और मुस्लिम लीग मांग रहा था कि जो ये जो ग्रुपिंग है जो कंपलसरी है।
ठीक है। तो मुस्लिम लीग कहीं ना कहीं ये सोच रहा था कि ये एक पाकिस्तान की तरफ डायरेक्शन है, और ये जो ग्रुपिंग है जो उससे लेके उनका जो motive जो, क्योंकि जो बी ए और बी था जो मुस्लिम मेजोरिटी था, तो ए और बी इसमें जो है वो स्टेटमेंट आता है बाद में कि ये देखो, ऑप्शनल, इसका ऑप्शनल माना जाएगा, तो उसको लेके सर ये, उसको लेके बाद में फिर इनका ये हो जाता है कि नहीं ये मैंडेटरी है, और बाद में गवर्नमेंट का क्लेरिफिकेशन भी आता है कि कंपलसरी। ठीक ठीक ठीक। देखो अब इसमें क्या इवेंट्स होते हैं, अब इसके बाद में जैसा इन्होंने कहा कि बहुत सारे एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती है दोनों के बीच में, पर कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में ये था कि आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड की बात करेंगे तो कई सारे जो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे वो फेल हो चुके थे। आप फेलियर में कई सारे पॉइंट गिना सकते हो, जैसे अगस्त ऑफर से लेकर क्रिप्स मिशन से लेकर फिर अपना बेबल प्लान आता है, देसी लियाकत पैक्ट आता है, सी राजागोपालचारी फॉर्मूला होता है। आप 5-6 इवेंट्स का हवाला देते हुए देखेंगे कि बहुत सारी चीजें कोशिशें करी जा चुकी थी, और पाकिस्तान का मतलब जो मुस्लिम लीग था वो एडामेंट था कि हमको तो सेपरेट पाकिस्तान बना के रहना है। तो वो हर समय एक सिचुएशन ऐसी चाह रहा था कि जहां पे मुस्लिम सेपरेट पाकिस्तान क्रिएट हो सके। कैबिनेट मिशन ने क्या कहा कि जो ग्रुपिंग्स में डिवाइड करके उन्होंने क्या कहा कि जो मुस्लिम लीग की भी कहीं ना कहीं एक बात ये रखती थी कि जो प्रोविंस, जो प्रांतीय चीजें हैं उनको ऑटोनॉमी दी जाएगी। ऑटोनॉमी जैसे देने की बात हो गई थी उनको, है ना। ऑटोनॉमी के साथ साथ इन्होंने कहा था कि जो रेसिडुअरी पावर्स हैं, रेसिडुअरी पावर्स बता सकता है कोई क्या होता है? अवशिष्ट शक्तियां। तो ये उस तो समय पता नहीं था कौन से जो विषय। मेंशन नहीं है सब्जेक्ट जिसमें मेंशन मतलब नहीं करते फ्यूचर में कभी बनाना बची हुई हो। शक्तियां। एक्चुअली क्या होता है, कई सारी शक्तियां ऐसी है अभी अभी आज के जो संविधान है, आज के संविधान में जैसे रेसिडुअल जो पावर है वो अपने केंद्र के पास है, और ये कहां से लिया गया? कनाडा से लिया गया, स्ट्रॉन्ग सेंटर में जब रेसिडुअल पावर की बात होती है ना। तो रेसिडुअल पावर ऐसे कई सारे बिंदु होते हैं जो उस समय किसी को पता नहीं होते कि भाई ये आगे आने वाले समय में विषय वस्तु बन सकते हैं, लिस्ट में नाम आ सकता है, पर उस पावर में लॉ बनाने की जो पावर होती है वो किसके पास होती है? वो संविधान बताता है। तो कैबिनेट मिशन ने कहा कि रेसिडुअल जो पावर रहेंगी वो प्रांतीय सभा के पास रहेगी, और प्रांतीय लोग उसका निर्धारण कर सकते हैं। समझ लो आज की तारीख में उससे उसका कंपैरेटिव करें अपन, तो कंपैरेटिव में देखा कि भारत में केंद्र के पास उसकी वो रखी गई थी रेसिडुअल पावर्स। तो कहीं ना कहीं हम कैबिनेट मिशन से प्रभावित थे कि भाई यहाँ पे हमें अगर बल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया रोकना है या इंडिया को तोड़ने से बचाना है तो स्ट्रॉन्ग सेंटर होना बहुत जरूरी है। वो संविधान में उसको आपको झलक मिलती है। आप कैबिनेट मिशन में जब आप उसको देखोगे, कैबिनेट मिशन में कहा प्रोविंशियल को ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए, ठीक है। और ऑटोनॉमी क्यों दी उन्होंने, कोई बता सकता है क्यों दी ऑटोनॉमी? क्यों दी? कोई बता सकता है ऑटोनॉमी क्यों दे रहे थे वो? क्यों ये रेसिडुअल पावर दी गई? क्यों स्वतंत्रता दी गई? ये बैलेंस देने के लिए, किसे मतलब कोई सर ये पार्टीशन को कहीं ना कहीं रोकना चाह रहे थे। बिल्कुल, एक पॉइंट तो हो गया पार्टीशन। हाँ बिल्कुल, एक पॉइंट हो गया पार्टीशन करो। एक जो उनके बीच में जो डिस्प्यूट चला जा रहा है, रेजोल्यूशन चला जाता है, उसमें एक डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए और एक सॉल्यूशन पे अराइव होने के लिए, तो मुस्लिम लीग की बात को रखने के लिए इन्होंने कहा था कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में रेसिडुअल पावर्स भी आपको दी जाती हैं, ठीक है। पर कैबिनेट मिशन ने एक चीज वो कर दी थी प्रिंसली स्टेट्स को लेकर। प्रिंसली स्टेट्स के लिए इन्होंने क्या कहा था कि भाई आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट कर लेना हमारे जाने के बाद, है ना। सपोज करो हैदराबाद एक सेपरेट एंटिटी बन जाता पॉलिटिकल और सीधा ब्रिटिशर से रिलेशन साझा कर सकता था, ठीक है। ऐसा पॉसिबल भी है, ऐसा जरूरी थोड़ा है कि इंडिया को ऐसी जैसा आज के रूप में हम देख रहे हैं वैसा ही होता, एक सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी हो सकती थी। दूसरा उन्होंने ऑप्शन देखा कि जो भी पावर में रहेगा सेंट्रल में जो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कॉमन सेंटर की बात करी थी। अभी उन्होंने ये नहीं कहा था कि भारत भी बनेगा, इंडिया भी बनेगा, पाकिस्तान भी बनेगा। उन्होंने कहा कि जो कॉमन सेंटर बनके जो गवर्नमेंट बन रही है, इंटरिम जो गवर्नमेंट बनेगी हमारे जाने के बाद में, जो पहली गवर्नमेंट बनेगी, आप उनके साथ भी एग्रीमेंट कर सकते हो। तो प्रिंसली स्टेट्स के पास दो ऑप्शन थे, या तो आप इंडिपेंडेंस चूज कर लो या उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लो।
ठीक है, तो ये चीज इसमें डिसाइड हो गई। तो ये समझ में आ गया कैबिनेट मिशंस में क्या क्या चीजें थी। किसी Yes. कोई डाउट अभी तक? नो सर। ठीक है, अब इन कीवर्ड्स का जरूर इस्तेमाल करके आना, रेस्ट्रिक्टिव पावर, ऑटोनॉमी, यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स, जो स्टेक होल्डर्स सबका याद करते करते सबका आप चीजें लिख के जरूर आना। ग्रुपिंग्स हो गई ABC, इसको इतना ज्यादा डीप में नहीं लिखना पड़ेगा, ये बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। बाकी एग्जाम में आपको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा व्हाट इज ग्रुप बी, ग्रुप सी क्या था, या फिर उसमें कैसे वो मेथोडोलॉजी कैबिनेट मिशन को कैसा है। बस ये तो एक आपको ज्यादा याद रह जाए इसलिए मैंने थोड़ा सा खोल के आपको बता दिया। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं उसके बाद के इवेंट्स को क्या हुआ। अब कांग्रेस यहाँ पे आती है। कांग्रेस ने इसको कैसे लिया कैबिनेट मिशन को? कैबिनेट मिशन को इसने कहा, कांग्रेस पहली बात से तो इसमें खुश थी, पहली बात तो इनकी सबसे ज्यादा खुश थी कि पाकिस्तान को रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, पाकिस्तान की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया था, तो ये कांग्रेस के लिए विन विन सिचुएशन थी। कांग्रेस ने कहा कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान की रिजेक्ट हो गई, तो देवर हैप्पी, इनिशियली देवर हैप्पी कि भाई पाकिस्तान की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरी बात, कैबिनेट मिशन बात कर रहा था कॉमन सेंटर की, यही तो बात कांग्रेस भी करती आ रही थी। कांग्रेस भी तो कह रही थी कि एक यूनियन होना चाहिए, पार्टीशन के वकालत कांग्रेस भी नहीं कर रही थी। ठीक है, फिर एक कैबिनेट मिशन ने यह भी बता दिया कि एक यूनिफाइड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, 389 मेंबर वाली संविधान सभा। तो ये सारे पॉइंट्स क्या थे? पॉजिटिव इन नेचर थे, पॉजिटिव नेचर में थे, इसलिए उसने संविधान मतलब जो ये अपना कांग्रेस ने इसमें ओपिनियन पॉजिटिव रही। हालांकि कुछ पक्षों पे उसका नेगेटिव रवैया था, उसने एक ब्लैंक फेस पे नहीं लिया कि भाई ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कुछ पक्षों पे उसको ऐतराज था। वो पक्ष क्या क्या थे? उन्होंने क्या कहा कि ये जो ग्रुपिंग जो है ये कंपलसरी नहीं होनी चाहिए। ग्रुपिंग्स जो हैं, जो ग्रुपिंग्स की अपन ने बात करी ना, यहाँ पे कहाँ गए ग्रुपिंग्स, सेक्शन ए सेक्शन, ये जो ग्रुपिंग्स हैं ये कंपलसरी नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब ग्रुपिंग्स कंपलसरी नहीं होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की खिलाफत वाली बात है। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि प्रोविंशियल में ऑटोनॉमी होनी चाहिए, और एक तरफ से आप बेड़िया ये बांध रहे हो कि उसको ग्रुप में भी होना चाहिए। तो कांग्रेस ने कहा कि ये दोनों बातें एक तर्क संगत नहीं है, ये दोनों बात एक साथ कैरी नहीं कर सकती, इसलिए आप कंपल्सरी वाला पोजीशन हटा दो और ग्रुपिंग को ऑप्शनल रखो। हाँ, ठीक है, समझ में आया आपको? ग्रुपिंग्स को ऑप्शनल रखो, और ऑप्शनल रखने के बीच में इसका एक और खेल था कि सेपरेट सेपरेट अगर ये इंडिविजुअल यूनिट्स रहेगी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस उस पोजीशन पे है कि उनको भारतीय या फिर इंडियन जो अपना पॉलिटिकल एंटिटी है उसके अम्ब्रेला में लाने को ज्यादा उसके लिए इजियर रहेगा रेदर देन ग्रुपिंग वाले खेल में। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ग्रुपिंग ऑप्शनल रखो। लीग का क्या था? अब लीग को तो ये लगा कि बहुत सारी चीजें बातें हो गई, तो लीग ने कहा कि ग्रुपिंग कंपलसरी रखो। कंपलसरी रखो तो अपन क्या करेंगे, मुस्लिम वाला खेल कर पाएंगे, हम कम्युनल पॉलिटिक्स को ज्यादा अच्छे से खेल पाएंगे। और जैसे ही अगर हम कंपलसरी रखते हैं तो बाद में जब प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा हम बाद में क्या करेंगे, पृथक राष्ट्र वहां पे बना लेंगे। इनके दिमाग में ये सोच चल रही थी, कहीं नहीं। ठीक है, उन्होंने देखा कि ये बी और सी जो ग्रुप है, अगर आप बी और सी का ज्योग्राफिकल रियलिटी देखो तो बी और सी आप दिमाग में मैप लाओ, पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट, बंगाल, असम कहाँ आते हैं? ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान में आते हैं कुछ एरिया, ये आ रहा है आपका बांग्लादेश में। तो कह रहा है अगर इनको कंपलसरी कर दिया तो कहीं ना कहीं हमारे पाकिस्तान बनने का जो ख्वाब है वो सिद्ध होता जा रहा है। अगर इसको कंपलसरी कर दिया ग्रुप को और इनको सॉलिड एंटिटी रखा, सेक्शंस को सॉलिड एंटिटी रखा, तो कहीं ना कहीं हमारा जो मामला है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों क्या करते हैं, दोनों का एक कुछ बातों पे एक्सेप्टेंस थी, कुछ बातों पे रिजेक्शन था, पर कई सारे ऐसे पॉइंट्स है कि दोनों ने फिर खैर तक के क्या माना, दोनों ने क्या करा, एक्सेप्टेड।
दोनों ने क्या करा, इसको एक्सेप्ट कर लिया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत आया? यहाँ पे कोई इशू आया समझने में? नो सर। ठीक है, अब दोनों ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया, तो अब भाई मामला आगे बढ़ेगा। जो सर हाँ जी, सर मुस्लिम लीग बस इसलिए एक्सेप्ट कर रही है क्या कि एक बार हो जाए फिर हम ये पाकिस्तान वाला आगे देख लेंगे? देखो हिस्ट्री एक सब इंटरप्रिटेशन पे है, ठीक है। कॉमन सेंटर के तो वो खिलाफ ही थी, पर उनको भी पता था कि कहीं ना कहीं हम बिल्कुल एडामेंट हो जाते हैं और हम इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं बी और सी पे कंपलसरी में। तो उनको ये लग रहा था कि कांग्रेस शायद पार्टिसिपेट नहीं करेगा, कांग्रेस अपने आप मना कर देगी कैबिनेट मिशन में, हम तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि बी और सी उनका कहीं ना कहीं उनको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, जो मुस्लिम लीग खुद नहीं कह पा रही थी ना, वो एक कॉन्क्रीट वे में कैबिनेट मिशन ने उसकी नींव रख दी, बी और सी सेक्शन बना के। ठीक है, इसलिए कहीं ना कहीं उनके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये था कि कैबिनेट मिशन को हो सकता है ये फेलियर ही होगा, बिकॉज ऑफ द रीजन कि कांग्रेस हम बाद में एडामेंट हो जाएंगे तो बाद में निकल जाते हैं। तो उन्होंने मीनवाइल ये सोचा कि अब हम इस पे पार्टिसिपेट करते हैं और बाद में हम इसको ऑटोनॉमी या रेसोटरी पावर के दिमाग में उनके रहा होगा कि हम सेपरेट कर लेंगे, तो वो तो उनके दिमाग में था। ठीक है, यस सर। जुलाई 1946 में इलेक्शंस होते हैं। अब इलेक्शंस किसके होते हैं? देखो, दो इलेक्शन की चर्चा होती है 1940 से 1947 के बीच में। पहला इलेक्शन तो होता है कि नॉर्मल प्रोविंशियल असेंबलीज में इलेक्शंस होते हैं, जैसे नॉर्मल विधानसभा के कोई चुनाव हो रहे हैं, एक इलेक्शन तो वो होते हैं पहले। ठीक है, और एक इलेक्शन ये किसके लिए हो रहे हैं? संविधान सभा के लिए। अब इन दोनों में कंफ्यूज मत आना, ये हो रहे हैं संविधान सभा के लिए इलेक्शन। एक इलेक्शन पहले हो चुके थे, वो इलेक्शन का पता है वो कौन से इलेक्शंस हुए थे? समझ में आ रहा है वो कौन से इलेक्शंस की बात कर रहा हूं मैं? 1937 में जो हुए वो? नहीं, 1937 के बाद भी 1945 में भी इलेक्शंस हुए थे प्रोविंसेस में, जब सर वो तो डिफरेंट प्रोविंसेस के थे उनके, मतलब विधानसभा वाले हाँ, जैसे होते हैं वैसे वाले थे वो। हाँ, वो विधानसभा वाले इलेक्शंस थे। तो दो इलेक्शंस की बात होती है। उस इलेक्शन की क्या स्थिति रही थी, उस इलेक्शन की थोड़ी सी दिमाग में इस तरह की, जो मुस्लिम लीग थी उसने मुस्लिम इलाकों में बंगाल, उसने मेजॉरिटी हासिल की थी। बंगाल और सिंध है ना, ये टू प्रोविंसेस, यहाँ पे मुस्लिम लीग जीती थी, ये इसके कंट्रोल में थी, बंगाल एंड सिंध। और एक और चीज आप देखोगे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और असम में किसकी सरकार बनती है? कांग्रेस की। ठीक है, और ठीक है, तो यहाँ पे बाकी सब में तो कांग्रेस की सरकार बन रही है ना। और पंजाब में कोएलिशन गवर्नमेंट बन रही है जिसमें कांग्रेस भी है। तो इन बंगाल और सिंध को छोड़ के सब जगह किसकी सरकार बनी हुई है? कांग्रेस की सरकार बनी हुई है। मोटा मोटा आप इससे समझ लो, जो अपन ने कितनी प्रोविंसेस की बात करी थी, 6, 3, 9 और 2, 11 में से 9 प्रोविंसेस में किसकी सरकार बनी हुई है? कांग्रेस की, जिसमें से 8 में तो मेजोरिटी में था, एक कोएलिशन की सरकार बनती है। बंगाल और सिंध में किसकी सरकार होती है? ये अपनी लीग, क्या बोलते, मुस्लिम लीग। हाँ, थोड़ा इससे याद कर लो कि जो बहुजन समाज पार्टी में कांग्रेस मेजोरिटी में नहीं थी। बहुजन समाज पार्टी में क्या हो गए? बंगाल, सिंध और पंजाब। ठीक है, इन प्रोविंसेस को छोड़ के तो कांग्रेस मेजोरिटी में थी, बट बहुजन समाज पार्टी में द कांग्रेस वाज नॉट इन द मेजोरिटी, कांग्रेस मेजोरिटी में नहीं थी। ठीक है, तो ये इलेक्शन तो पहले हो चुके थे, 1945 में इलेक्शंस हो चुके थे। अब कौन से इलेक्शंस की बात हो रही है? जो संविधान सभा, जो कैबिनेट मिशन ने बताया था उस तर्ज पे उन इलेक्शंस की बात हो रही है। ठीक है, तो इलेक्शंस होते हैं जुलाई 1946 में, आपके इलेक्शंस हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा, एक वो कर दिया, एक स्टेटमेंट जारी कर दिया। स्टेटमेंट क्या जारी करते हैं कि हम कैबिनेट मिशन की केवल एक बात से सहमत हैं। एक बात क्या? कि कॉमन सेंटर बनेगा और संविधान सभा बनेगी, बाकी और बातों से हम सहमत नहीं हैं।
ठीक है। तो नेहरू ने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया कि केवल हम मतलब पार्शियल रूप से कैबिनेट मिशन को मानेंगे, हम फुल्ली रूप से कैबिनेट मिशन को नहीं मानने वाले। हम इस बात पे बिलीव ही नहीं करते, बी और सी सेक्शन ग्रुपिंग होगी है सब कंपल्सरी, इसमें नहीं बिलीव कर रहे। ठीक है। तो भाई ये जब स्टेटमेंट नेहरू का आता है तो इसके बाद मुस्लिम लीग बिदक जाती है। तो मुस्लिम लीग क्या करती है, डायरेक्ट एक्शन की बात करती है, डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त से चालू करने की बात करती है, 16 अगस्त 1946 से। ये स्टेटमेंट दिया जाता है 10 जुलाई को, 24 जुलाई को कहती है, 29 जुलाई को कहती है ये कि हम बाहर जा रहे हैं। मुस्लिम लीग ने मना कर दिया कि हम कैबिनेट मिशन का हिस्सा नहीं है। तो इनिशियली आप देखोगे उसको एक्सेप्ट किया गया, बाद में आप देखोगे कैबिनेट मिशन को क्या किया गया, मुस्लिम लीग क्या कर रही है, मना कर देती है। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद भी क्या होता है कि कोशिश पूरी जारी रहती है, तो एक इंटरिम गवर्नमेंट बनती है। इंटरिम गवर्नमेंट बनती है सितंबर 2 1946 में, जिसमें 14 मेंबर्स होते हैं। इंटरिम गवर्नमेंट वही हो गई जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ना, वही मान लो आप 14 गवर्नमेंट। इसमें मुस्लिम लीग के मेंबर्स भी रहते हैं, लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाती है। पर इंटरिम गवर्नमेंट जब बनाई जाती है, ठीक है, कहीं ना कहीं लॉर्ड वेवल कामयाब रहता है थोड़ा बहुत कि इंटरिम गवर्नमेंट में एक बार पार्टिसिपेट तो कर लो, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन कांग्रेस इस समय एडामेंट थी कि भाई हम जो भी कैबिनेट मिशन के जो सारे प्रोविजंस है उसको मानने से मना करते हैं। ना इधर हम प्रिंसली स्टेट्स वाली बात मानेंगे, ना हम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की वाली बात मानेंगे, ना हम सेक्शनल ग्रुपिंग वाली बात मानेंगे। इसलिए हमारा स्टैंड तो क्लियर है। तो मुस्लिम लीग को लगता है कि अब मामला यहाँ दाल गलने नहीं वाली, तो वो डायरेक्ट एक्शन डे की बात करते हैं, जैसा कि 16 अगस्त में बात हुई। सितंबर 2 में इंटरिम गवर्नमेंट बनती है, फिर इंटरिम गवर्नमेंट में वो पार्टिसिपेट एक्टिवली नहीं करते। और दिसंबर 9 1946 को क्या हुआ था, आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ी है तो, पहली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पढ़ा जाता है और संविधान सभा की पहली बैठक होती है। सर इसके बीच में ये भी हुआ था ठीक है। अब पहले आने थी, फिर वेवल उसको भी लेके आ गए थे। फिर 26 हाँ। अक्टूबर में वेवल मुस्लिम लीग को लेकर के आ गए थे, जबकि वो डायरेक्ट एक्शन करने पे आमादा थे। तो भी नहीं, वो मैंने बता दिया ना अभी, ये तो बना मैंने, वेवल ने उनको मना लिया था बीच में अगस्त में। तो अपना ये हो गया क्या बोलते हैं उससे, इफ यू सी अगस्त में एक्शन डे की बात हो रही है, और कहीं ना कहीं 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट लॉर्ड वेवल उसको मना लेते हैं। पर लॉर्ड वेवल थोड़ा बहुत उनको इंटरिम गवर्नमेंट वो पैसिव फॉर्म में रहता है, कभी इंटरिम गवर्नमेंट आधिकारिक रूप से उनकी कोई बैठक नहीं होती, आधिकारिक रूप से वो मिलते नहीं है। उसमें कांग्रेस ही डोमिनेटेड होकर फिर 9 दिसंबर को आके पहली ऑब्जेक्टिव संविधान सभा बना लेती है। तो ये अपना एंड हो गया यहाँ पे किसका, इसके बाद की हिस्ट्री तो ज्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसके बाद तो ठीक है, ये अपन जो पॉलिटी में पढ़ते हैं 1946 के बाद में तो क्या होता है कि जो माउंटबेटन को भेजा जाता है, फिर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट आ जाता है। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसको पढ़ना, मेजर तो यहाँ तक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको इवेंट्स? यस सर। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। अच्छा, एक क्वेश्चन सर करो। देखो एटली का स्टेटमेंट सर कि जून 1948 को डेडलाइन डिसाइड कर दी थी पावर ट्रांसफर की उन्होंने। ये भी इम्पोर्टेंट इवेंट हो सकता है क्या? नहीं, इम्पोर्टेंट इवेंट है, पर इसको 1947 में एटली ने कह दिया था। अब चीजें क्या क्लियर हो गई। अब चीजों में क्या है बहुत, अब जैसे मुस्लिम लीग साइडलाइन हो गया स्टेक होल्डर। अभी आप देखोगे कॉम्प्लेक्स जो हिस्ट्री चलती है 1939 से लेकर 1946 तक की चलती है। 1947 में पिक्चर क्लियर हो गई ना। अब उन्होंने को संविधान सभा कैसे बनेगी वो मामला साफ हो गया। इंडिया को पूर्ण इंडिपेंडेंस मिल रही है वो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। अब वो कैसे होने वाला है ये चीजें सारी क्लियर हो गई। अब वो सारे इवेंट्स में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट के प्रोविजंस बताओ, ऐसा क्वेश्चन आज तक शायद किसी भी यूपीएससी ने भी नहीं पूछा, कोई नहीं पूछेगा। वो स्टेटमेंट्स आर नॉट इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट इवेंट्स यही है जो मैंने इसमें बता दिया आपको, क्रिप्स मिशन से लेकर आपका जो सारे होते जा रहे हैं कि इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस के बाद क्या इवेंट्स हो रहे हैं। हाँ, अब इन चीजों में एक और चीज हो रही है कि अब 16 अगस्त जब डायरेक्ट एक्शन डे दिया जाता तो मुस्लिम लीग क्या कर रही है, मुस्लिम लीग कहीं ना कहीं कम्युनल दंगे भड़का रही है पूरे देश में। तो आप देखोगे 1946 में बहुत ज्यादा कम्युनल दंगे भारत में होते हैं।
पूरे जो भारत पाकिस्तान जो भी था उस समय की जो पॉलिटिकल एंटिटी थी, जो भारत राष्ट्र था, उसमें बहुत सारा पॉलिटिकल दंगे होने लगता है, वो कहीं ना कहीं एट द बिहेस्ट ऑफ मुस्लिम लीग हो रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से अब अपन को ये पढ़ना है कि पार्टीशन का क्या रोल है, मतलब अब अपना इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है पार्टीशन। अब क्वेश्चन कभी कभार ये आ सकता है कि पार्टीशन को टाला जा सकता था क्या, पार्टीशन वाज इनएविटेबल, ऐसा करके क्वेश्चन आएगा, तब आपको उसमें आंसर करना है। जैसे आपसे मैं पूछूं कि पार्टीशन इनएविटेबल था, कोई बता सकता है? इसको टाला नहीं जा सकता था। अगर ये मैं क्वेश्चन, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, तो आप बताओ इसका क्या आंसर दोगे? सबसे ही है मतलब ये क्वेश्चन। बिछाओ उधर, बिछाओ उधर, उधर सही करो। बताओ, डू यू थिंक पार्टीशन वाज इनएविटेबल? क्या आपको लगता है कि पार्टीशन को टाला नहीं जा सकता था? कोई बताएगा? सर जिस तरह की सिचुएशंस चल रही थी उसके अकॉर्डिंग नहीं टाला जा सकता था ना। नहीं, आप लिखोगे क्या इसमें? शुरुआत कैसे करोगे? क्वेश्चन आप लिखो, इसको कॉपी पेन लेके लिखो। डू यू थिंक पार्टीशन इनएविटेबल? ठीक है, इसको सब्सटेंशिएट करना है आपको। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन आप लोग? 5 मिनट देता हूं, आप लिखो इसको। हेलो, लिख रहे हो आप? हेलो, यस सर। ये ट्राई कर रहे हैं। ठीक ठीक ठीक, करो करो।
लिखा आप लोगों ने? रफ आइडिया? वैसे ही रफ आइडिया लेने की कोशिश वो की है सर, थोड़े पॉइंट्स। हाँ हाँ, बताओ क्या क्या पॉइंट आ सकते हैं। सर जैसे एक तो मेरे को ऐसे लग रहा था कि जैसे गवर्नमेंट की जैसे कुछ पॉलिसीज रही उस टाइम पे, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट की, कि शुरू से ही जैसे उन्होंने डिवाइड एंड रूल, और दूसरी इसने जैसे वीटो पावर्स जैसे मुस्लिम लीग को दिए, तो उससे कहीं न कहीं है ना सर कम्युनल डिवीजन हो चुका था सोसाइटी का। तो कम्युनल सीट्स कहीं न कहीं वो ऐसे ही हो चुके थे कि उनको टैकल करना बहुत मुश्किल था। एक सेकंड चीज मेरे को ये इसमें जो लास्ट मोमेंट पे जैसे गवर्नमेंट के जो स्टेप्स थे, कि जैसे अगस्त ऑफर था सर, या 1942 का क्रिप्स मिशन है, या फिर वेवल प्लान है 1945 का, और इनमें एक तो इसको मुस्लिम लीग को कहीं न कहीं सर वीटो पावर्स इन्होंने देने की कोशिश की ही थी, और सेकंड फिर इनका फिर मुस्लिम लीग का जैसे सर इलेक्शन जैसे ये हुआ, तो उसमें जो मुस्लिम जो मेजोरिटी प्रोविंसेस थी, तो उसमें सर इसको कहीं न कहीं सर कॉन्फिडेंस मिला कि कहीं पूरी मुस्लिम्स का जो इनको अच्छा सपोर्ट है। तो सर मुस्लिम लीग है जो एक पार्टीशन को इस पर्टिकुलर ऐसे गवर्नमेंट के जो ऐसे जो इनके इनिशिएटिव आए, प्लस इलेक्शन का जो रिजल्ट रहा, तो उसको देख के सर इनका जो बिहेवियर था वो एडमेंट हो गया कि हमारे को पार्टीशन ही मतलब चाहिए। अच्छा, तो ठीक दे है। वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनी प्रपोजल फ्रॉम द ओके, आई गॉट योर पॉइंट, बट द थिंग इज अब ये सारी चीजों को आप लिखोगे कैसे? ये चाहे को लिखना 100 वर्डों में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो, कंटेंट तो अपने पास रहता है, अब दिक्कत बस ये आती है इसको बांधे कैसे, समा कैसे बांधे वहां पे आंसर राइटिंग में, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वो चीज अपन को समझनी है यहाँ पे, ठीक है? तो आप सबसे पहले तो लिख सकते हैं क्या कि सर इसको सर ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि शुरू में सब हेडिंग्स बताओ, कम था। सब हेडिंग्स बताओ मेरे को, सब हेडिंग्स क्या क्या आ सकती हैं इंपॉर्टेंट, 3-4 सब हेडिंग्स और अपन सोसाइटी के लेवल पे रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, डिवाइड एंड रूल। बिल्कुल, देखो मैं इसका सबसे है कम्युनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, देखा? अच्छा कीवर्ड है कम्युनलाइजेशन। इसका हिंदी क्या होगी? भारतीय राजनीति का क्या हुआ था? सांप्रदायिकरण, यही हुआ ना? ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कम्युनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। अब इसके आगे सेमीकोलन लगा के जो सारे इवेंट्स आपको लिखना है वो लिखोगे आप। सर मशीनरी फेलियर भी लिख सकते हैं क्या? गवर्नमेंट में मतलब इतनी बार ट्राई किए थे, जैसे कि मतलब अभी आते हैं धीरे धीरे, अपन आते हैं धीरे धीरे। फिर गवर्नमेंट डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ठीक है सर? डिवाइड, हेलो सर, मैं ऐसे पूछ रही थी कि इसका अगर इंट्रो स्टार्ट इस तरीके से कर सकते हैं। सरदार पटेल का एक कोटेशन था कि यदि हम विभाजन को अस्वीकार करेंगे तो भारत कई टुकड़ों में बट जाएगा। कर सकते हो। देखो ये है ना, बहुत एक हायर स्टेट होता है, इसको एग्जाम तक उसको ले जाना ना, आप समझना मेरी बात, ये प्रैक्टिकल नहीं है। अपन स्टेटमेंट बेस से चालू करते हैं ना, अपन थोड़ी सी चीजों को इजी रखें। पार्टीशन का आप बेसिकली स्टार्ट यहाँ से कर सकते हैं कि पार्टीशन एक डीप कहीं ना कहीं मार्क है हमारी इंडियन हिस्ट्री पे, जिसने काफी लोग मतलब उसमें मरे, पार्टीशन रिफ्यूजी क्राइसिस हुआ, पार्टीशन की वजह से काफी लोग मरे, वायलेंस क्रिएट हुई। सो इट इज अ डीप प्लॉट इन इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री या इंडिपेंडेंस हिस्ट्री करके आप वहां से चालू कर सकते हो, बेसिक सिंपल से, ठीक है? क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ना, आपको अगर याद है तो आप इसको यूज कर सकते हो, पर जनरली अगर हम देखें ना आंसर राइटिंग में, उस कंडीशन में, एग्जाम टाइम कंडीशन में अपन को मोरल कभी यार याद नहीं आ सकता, है ना? अगर आ जाए तो वेल एंड गुड, अगर आप याद कर जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो आप बेसिकली इवेंट से चालू करोगे भूमिका में कि भाई 1947 का एक ये इवेंट हुआ था, इस इवेंट की वजह से मतलब ये पार्टीशन हुआ, और ये पार्टीशन के ये कारण थे, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि इसकी वजह से इम्पैक्ट क्या हुआ, कि जैसे एट्रोसिटीज बढ़ी थी, अब
कम्युनल वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ी थी और उसका इधर इम्पैक्ट आज तक आपको इधर यहाँ की साउथ एशिया की जो हिस्ट्री में दिखता है उसका इम्पैक्ट, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी आज तक है। हम बेसिक कॉज वही पार्टीशन और ये सब जो है इसके जो डीप रूटेड जो वो है, ठीक है। बॉडी में अपन ये करेंगे, देयर वेरियस रीजन। तो इसमें सबसे पहले ब्रिटिशर्स डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, नंबर 1 सब हेडिंग तो ये हो गई, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हो गई, ठीक है। दूसरा अपन ने क्या, कम्युनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। अब कम्युनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स पे अपन मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, अकाली दल, है ना, ये बात लिख सकते हैं, ठीक है। अब इम्पैक्ट ऑफ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, है ना, कम्युनलाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, चौथा पॉइंट। फिर लास्ट में और क्या पॉइंट लिख सकते हो, जो फ्रॉम अगर फेलियर ऑफ गवर्नमेंट ये टू अराइव एट द कॉन्सेंसस, मतलब अंतरिम सरकार की विफलता। नहीं, उसको क्या बोलेंगे, उसका क्या कीवर्ड हो सकता है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 1940 से 1947 के बीच में जो प्रयास किए गए वो विफल रहे बहुत सारे, है ना। तो द फेलियर्स ऑफ गवर्नमेंट्स, फेलियर ऑफ फेलियर टू अराइव एट कंसेंसस, है ना, फेलियर टू अराइव एट कंसेंसस, है ना। तो ऐसे करके आपके 5-6 पॉइंट हो गए। फिर लास्ट पॉइंट आपका ये रहेगा कि जो 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे के बाद में इतनी ज्यादा कम्युनल वायलेंस हो गई थी कि महात्मा गांधी, जो ही वाज वेरी एडामेंट थे कि भारत एक राष्ट्र बनना चाहिए, पार्टीशन किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, उनको भी मानना पड़ गया। सो दे वर वेरी सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुए। कि कौन सी जगह पे हुए थे, कोई स्पेसिफिक डाल सकता है, नौखाली और कहाँ हुए थे, वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा जगहों पे क्रिमिनल वो हुए थे। इस वजह से ये कंक्लूड किया जा सकता है कि वो इनएविटेबल था, उसको टाला नहीं जा सकता था। समझ में आया आपको? यस सर। आपको सोचना ही ऐसा है, जैसे आपने सोचा ना कि ये वर्ड लिखा जा सकता है, आप कीवर्ड सोचने की कोशिश करो कि उसके अंदर फिर चीजें आप भर देना, कंटेंट फिलर्स को 5-6 आप आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि क्या क्या अपने ये हो सकते हैं, सब हेडिंग्स हो सकती हैं। सब हेडिंग्स चाहे लिखो या ना लिखो, पर वो मेन थीम होनी चाहिए आपकी, उसके इर्द गिर्द घूमना चाहिए। सपोज करो आप ये भी ना लिख पाओ, कोई सब हेडिंग भी ना बना पाना, पर वो मेन पैसेज की जो थीम होगी ना, वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो 5-6 पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए ऐसे, तब आप क्या है बेहतर ढंग से, जो अपन कहते हैं ना कि कंटेंट तो आता है हम लिख नहीं पाते, उस चीज को आप सुधार पाओगे। ठीक है। हेलो सर। हेलो, हाँ जी सर, इसमें एक कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो सकता है कि पार्टीशन वाज एविटेबल करके। पार्टीशन वाज एविटेबल, मतलब नहीं होना चाहिए था। हाँ हाँ हो सकता है। अब पार्टीशन नहीं है, पर इसके लिए आप सारी चीजें हाइपोथेटिकल डालने लग जाओगे ना, फिर आपके पास एक समय के बाद में आंसर नहीं बन पाएगा। मतलब मेरा जो टेक है, फिर तो सर वो मुस्लिम लीग में वो वहीं से स्टार्ट कर देंगे, या तो कि मतलब वहां से मुस्लिम, मतलब जैसे हुआ था ना कि उनको एंग्लो। सर, इसके अंदर जैसे अपन फैक्ट दे सकते हैं कि ये सिर्फ मतलब इसमें जो मेजर रोल था जिन्ना का था, जिन्ना की स्टबर्ननेस का था। तो अगर इसको डिले किया जाता तो 1948 में जिन्ना इटसेल्फ वाज डाइड। देखो वो तो फ्यूचरिस्टिक हो गई ना, ऐसे तो आप कह सकते हो कि पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ही नहीं होता, 1950 में सरदार पटेल ही मर गया। ये तो आप फ्यूचरिस्टिक जाके बातें कर रहे हो। मतलब वो आंसर रियलिस्टिक नहीं है ना, मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गया। तो सर इसमें कम्युनल जो टेंशन्स की अपन बात करते हैं तो उसमें भी अपन गांधी जी का एग्जांपल दे सकते थे कि जैसे ही वाज वन मैन आर्मी इन नोआखली, whereas in Punjab there were so much communal tensions, and in Bengal so less of communal bloodshed. तो इस तरीके से एक कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू भी दिया जा सकता है क्या? कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू मतलब इसी आंसर में आप पूरा उसकी बॉडी लेके चलोगे या फिर इसको क्या करोगे, एक पॉइंट दोगे? हाँ, मतलब इसको 2 पार्टीशन में डिवाइड करके हल्का सा लास्ट में, मतलब या फिर स्टार्टिंग, मतलब हाँ ये कह सकते हो कि पार्टीशन को टाला जा सकता था। पार्टीशन को टाला इस तरीके से जा सकता था कि अगर कि जो मुस्लिम्स हैं, जो ये जो कैबिनेट मिशन है, जैसे सपोज सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कैबिनेट मिशन कराया जाता अगर, तो है ना।
है ना, constructive programs और जो को- पाकिस्तान के जो हार्ड लाइन लीडर्स हैं और पाकिस्तान के जो लोग हैं, है ना, उनको कंसेंसस में कांग्रेस लेती, कांग्रेस लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस या फिर कांग्रेस प्रांतीय जो अपनी सभाएं कमिटीज हैं उनका सहारा लेती, है ना, मुस्लिम्स का कंसेंसस बनाने के लिए, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में और आसाम में तो जीत मिली थी ना कांग्रेस को, है ना, जहाँ पे Yes, sir. मुस्लिम मेजोरिटी थी वहां जीत मिली थी। तो ऐसा तो नहीं था कि मुस्लिम को हेट ही करती थी बिल्कुल। और काफी कद्दावर नेता मौलाना आजाद वगैरह से लेकर जो बड़े बड़े कद्दावर नेता थे, मुस्लिम में तो एक लाइन ला के आप ऐसा डाल सकते हो, बिल्कुल डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको एक सॉल्यूशन देना पड़ता कि वही क्या हो सकता है सर तो सर ऐसे क्वेश्चन में पहली लाइन में स्टैंड लेना जरूरी है क्या कि पार्टीशन तो होता ही, या नहीं पार्टीशन तो रोक सकते थे? मतलब लाइन शुरू की 2 लाइन में अपना आंसर में अपना स्टैंड देखना जरूरी है क्या, या अपन दोनों साइड का कंपैरेटिव एनालिसिस करते हुए आ जाएं कि हाँ होता लेकिन रोक भी सकते थे? देखो वो चीजें क्या होती है, ये बोलने में बड़ी आसान लगती है, जब आप लिखोगे ना, अब लिखने में उस आंसर को 100 वर्ड्स में जस्टिफाई करके दिखाओ, दैट इज अ प्रॉब्लम। आप यूपीएससी का आंसर में तो क्या आपके पास जगह होती है, बहुत सारी चीजें होती है, वहां पे क्या होगा, सपोज कर आपने स्टैंड ले लिया, आधा पन्ना भर गया, अब आप क्या लिखे, क्या दिमाग, तो वहां एक्सेसिव क्रिएटिव होने की वजह से कहीं ना कहीं बैकफायर ना कर जाए अपन को। तो लेट इट बी सेफ एंड कीप थिंग्स सिंपल, मतलब समझ रहे हो आप लोग। तो 100 वर्ड का जब खेल है मतलब तो स्टैंड क्लियर रखें शुरू से। हाँ, मतलब आपके दिमाग में क्लैरिटी हो, या तो आप ऊपर स्टैंड लिखे ना, नीचे आप कंक्लूड करते वक्त ये चीजें लिख दें। मैंने तो शुरुआत मैंने स्टैंड से नहीं ली थी। आपने क्या लिखा कि इनएविटेबल का एक रीजन दे दिया कि इसको टाला इसलिए नहीं जा सकता, 5 रीजन, बट इन सर्टेन सिचुएशन इट कैन बी, मतलब ऐसे हाइपोथेटिकली इट कैन बी सेड दैट पार्टीशन कैन बी पोस्टपोन्ड और पार्टीशन कैन बी प्रिवेंटेड इफ करके फिर आप ये रीजन देते, जो है ना कि कैबिनेट मिशन के प्रोविजंस को अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाता, मुस्लिम्स जो लोग थे उनको कंसेंसस में अच्छे से लिया जाता, है ना। आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं कि जैसे जो प्रोविंशियल असेंबलीज थी और जहाँ पे ये जो क्या बोलते हैं उसमें जैसे कांग्रेस प्रोविंशियल कमिटीज का अच्छे से वो इस्तेमाल किया जाता, कंसेंसस बिल्डिंग होती नेशन में, अगर एक्टिव पार्टिसिपेशन दिया जाता, एक्टिव लीडरशिप दी जाती गांधी जी को, क्योंकि गांधी जी from 1939 90 after 1942 he was not in active politics at that point in time, मतलब वो कांग्रेस से बिल्कुल जुदा हो गए थे कहीं ना कहीं। तो कांग्रेस में अगर जैसा उनका प्रोमिनेंट पार्टिसिपेशन था नॉन कॉपरेशन में और सिविल डिसोबीडियंस में, वैसा पार्टिसिपेशन अगर रहता तो शायद स्थिति अलग हो सकती थी, है ना। और जितना हार्डलाइनर नहीं था तो उसको एक्सप्लेन, तो ऐसे करके 4-5 पॉइंट्स को आप प्रिवेंट किया जा सकता है, ऐसे करके लिख सकता था, ठीक है। है ना। तो लास्ट में कंक्लूड सर कम्युनलिज्म को स्टेजेस में भी तो डिवाइड कर सकते हैं ना, स्टेजेस में, जैसे फर्स्ट स्टेज जो थी जब पॉलिटिकल पार्टीज बन रही थी अलग अलग, जैसे मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, देखो, और सेकंड स्टेज था जब सेपरेट इलेक्टोरेट का था। देखो फिर वो रीजन आपका कहीं ना कहीं नैरो ये अप्रोच होगा क्योंकि आपने केवल कम्युनलिज्म पे फोकस करा, ठीक है। कम्युनलिज्म के अलावा आप देखोगे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था। सेकंड, क्या ब्रिटिशर्स की रियल इंटेंशन ये थे कि एक सेपरेट मतलब कॉमन यूनियन बना के जाएं, या पार्टीशन वो नहीं चाहते थे, वो भी चाहते होंगे अंदर से, किसको क्या पता है। तो 1940 में आप ये लिखो ना, अगस्त प्रपोजल किसने दिया, क्रिप्स मिशन में उन्होंने अगस्त प्रपोजल में उन्होंने ये क्यों कह दिया कि माइनॉरिटी कंसेंट के बिना संविधान नहीं बनेगा, उन्होंने लिखा ना। फिर उन्होंने कहा कि एक ऑटोनॉमी दी जाएगी, कैबिनेट मिशन में तक ये बात कर दी, बीसी की बात कर दी, ग्रुपिंग की बात कर दी, है ना। तो और फिर प्रिंसली स्टेट्स की वो बात कर रहे हैं। पार्टीशन को आप केवल कम्युनल एंगल से मत देखो, आप ये देखो वो बल्कनाइजेशन की भी नींव रख रहे थे कहीं ना कहीं। तो आपका जब एंगल जब कम्युनल आप चले जाओगे तो कहीं ना कहीं आपकी नैरो अप्रोच हो जाएगी इसमें, समझ रहे हो आप। वो नैरो अप्रोच से बचने के लिए आप ये कर सकते हो। अगर ये क्वेश्चन होता कि कम्युनल हिस्ट्री कहीं ना कहीं लिबरल से होके एक हार्ड लाइनर की तरफ शिफ्ट होती जाती है, तो इसमें आप लिख सकते थे कम्युनल हिस्ट्री पे ये क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। सर जैसे कि कंक्लूजन में बोला कि लास्ट में हम इस तरह से लेके जाएंगे पार्टीशन को किस तरह से टाला जा सकता था। अगर ये ना लेके और ये बोले कि पार्टीशन तो होना था लेकिन उसको अगर पोस्टपोन्ड किया जाता तो बेटर मैनेज्ड वे के अंदर किया जाता, जो सिचुएशन क्रिएट हुई वो ना होता, और जो रिलेशंस है पाकिस्तान के साथ जो आज है वैसे ना होके बेटर होते। हाँ हाँ बिल्कुल ये लिखा जा सकता है।
जो 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 एग्रीमेंट तो था, और जो ये कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट जो था पार्टीशन का, उसको अच्छे से वो किया जा सकता था, जिससे ये प्रिवेंट किया जा सकता था कि ये जो लोग माइग्रेट हो रहे हैं, जो कम्युनल वायलेंसेस हुई, जो डेथ राइजेस हुए, और ना एट्रोसिटीज रही वुमेन पे, है ना, और जो आज तक जो एनिमिटी बनी हुई है, तो ये एक डिमार्केशन प्रॉपर तरीके से होता, तो ये चीजों में जो टाइम था उसको लिया जा सकता था, तो इससे बेटरली उसको मैनेज किया जा सकता है। ये लाइन लिखी जा सकती है, पार्टीशन ये लिखी जा सकती है, ओके सर। बिल्कुल लिखी जा सकती है, कोई इशू नहीं है, बढ़िया लाइन। क्योंकि ये देखो, ये लाइनें क्या होती है कि ये लाइनों को लिखना ज्यादा आसान है। आप हाइपोथेटिकल किसी सिचुएशन को लिखोगे ना, उसमें बहुत सारे इफ एंड बट्स आ जाते हैं। अब वो क्या आंसर सही है कि नहीं, अब आरपीएससी के पास मॉडल आंसर अगर होगा ना, तो ये आंसर तो नहीं होगा हाइपोथेटिकल वाले, तो अपन वहां जाके ज्यादा क्रिएटिव ना बने, समझ रहे हो आप लोग? तो बेटर बी सिंपल, इसलिए मैं इसमें कह रहा हूँ यूपीएससी में आप एनालिटिकल होके खेल सकते हो ज्यादा, यूपीएससी में कोई इशू नहीं आएगा आपको ज्यादा, है ना? ठीक है, और कोई यस डाउट? सर। और कोई डाउट? ठीक है, अच्छा मैं दो चीजों पे और डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे अपना ना कम्युनल पॉलिटिक्स है ना, कम्युनल पॉलिटिक्स के लिए भी आप एक टाइमलाइन बना सकते हो, जैसे अपन माने सांप्रदायिक में। कहां से शुरुआत कर सकते हो इसकी? 1906 से, ठीक है। फिर 1909 में, मैं यहाँ पे ईयर लिख रहा हूँ। फिर अपना क्या होता है 1915, 1916, फिर अपना आता है 1920, फिर होता है 1928, फिर 1940, 1940 के बाद में क्या होता है 1943, 1946। अब बता सकता है कोई क्या 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 इवेंट हुए थे 1906 में? फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। 1909 में क्या हुआ? सेपरेट इलेक्टोरेट। 1915 में क्या हुआ था? हिंदू महासभा, ठीक है। फिर क्या होता है 1916 में लखनऊ पैक्ट हो गया। लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था? दो चीजें हुई थी, क्या क्या हुई थी? सब मॉडरेट्स और लखनऊ एक्सट्रीमिस्ट, हाँ, कांग्रेस और नरम, मुस्लिम लीग। हाँ नरम दल और गरम दल साथ में आए। और क्या हुआ दूसरा? फिर और कांग्रेस क्या और हुआ? मुस्लिम लीग। कांग्रेस और मुस्लिम लीग। अब इस इवेंट का कोई मुझे वो बता दो कि ये कैसे कम्युनल हो गया नेचर में 1916? कांग्रेस ने सर एक्सेप्ट किया मुस्लिम लीग के सेपरेट बिल्कुल, इलेक्टोरेट और वो सब डिमांड। कांग्रेस gave the legitimacy to the Muslim League as a political entity. Legitimacy is the word. Legitimacy को हिंदी में क्या कहते हैं? वैधता। वैधता दे दी, राजनीतिक तंत्र के रूप में एक वैधता दे दी पृथक रूप से। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस होने का मतलब ही ये था कि भाई जो कम्युनल इंटरेस्ट हैं वो वाजिब है, और जिस इंटरेस्ट के लिए मुस्लिम लीग लड़ रही है वो उद्देश्य कहीं ना कहीं से पॉलिटिकली रूप से मतलब औचित्य है, मतलब उनका लेजिबल ग्राउंड है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? खिलाफत इशू होता है। खिलाफत भी कहीं ना कहीं से कम्युनल था। असहयोग आंदोलन में आपको एक बाहरी कारण चाहिए इंडियन कम्युनिटी का सहारा लेने के लिए, तो कहीं ना कहीं से इसमें नॉन कॉपरेशन की मूवमेंट और गांधी जी का क्रिटिसिज्म भी होता है। खिलाफत इशू को क्या रेस करना जरूरी था, क्या उस चीज को इनकॉपरेट करना जरूरी था नॉन कॉपरेशन में, खिलाफत? तो कहीं ना कहीं आपने मुस्लिम समर्थन लेने के लिए वो जो कॉज लिया था वो जस्ट था कि नहीं, ठीक है। फिर 1928 में क्या आती है? दो चीजें होती है, एक नेहरू रिपोर्ट आती है। नेहरू रिपोर्ट के अपोज में क्या आता है? जिन्ना क्या रखता है? डिमांड रखता है 14 पॉइंट डिमांड, 14 डिमांड्स रखता है अपनी। इस डिमांड में वो क्या बात करता है कि सेपरेट मुस्लिम्स का इंटरेस्ट को प्रिवेंट करना जरूरी है, उसको अधिकार देना जरूरी है, और वो कहीं ना कहीं ये कहता है कि मुस्लिम्स को अगर संरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि मुस्लिम्स के इंटरेस्ट हिंदू के इंटरेस्ट से अलग है, ठीक है।
फिर 1940 में क्या होता है, 1943, ये तो आपको पता है क्या हुआ था यहाँ पे, एक आपको पढ़ाया था मैंने कल, ये तो आप बताओ। लाहौर सेशन, लाहौर अधिवेशन, मुस्लिम लीग, लाहौर पाकिस्तान रेजोल्यूशन हुआ। फिर 43 में 43 में क्या हुआ था? कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन, कराची नहीं हुआ था, और कुछ बताओ। 43 में क्या हुआ था? पाकिस्तान डे। हाँ? पाकिस्तान डे, 23 मार्च को सर हमने पाकिस्तान दिवस मनाया था। हमने बनाया नहीं सर, मतलब मुस्लिम लीग नहीं, सॉरी। पाकिस्तान डे बनाया गया था, बिल्कुल पाकिस्तान डे। 1946 में अपन ने अगस्त जो डायरेक्ट एक्शन डे। तो अगर कम्युनल पॉलिटिक्स पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इन सारे इवेंट्स का आप जिक्र करके आ जाओगे, अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो ऐसे करके छोटे छोटे आप थीम्स बना सकते हो, ठीक है। तो कम्युनल पॉलिटिक्स में सारे इश्यूज आ गए, बाकी सारे कीवर्ड जो अपन यूज कर चुके हैं उनका इस्तेमाल आप कर सकते हो। फिर एक और चीज करना, जैसे है ना, ऐसे ही आप क्या करना, एक और टेबल बनाना, कांग्रेस सेशंस, इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस है। तो यहाँ पे तो क्या लिखोगे आप, ईयर, वर्ष, फिर आप यहाँ पे टेबल बना लोगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा आपका, कहाँ हुआ, और मुख्य बिंदु, मतलब यहाँ पे आपका आ जाएगा अध्यक्ष, और क्या क्या बातें हुई। तो सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे आपको एक उदाहरण है, जैसे 1905 इम्पोर्टेंट है, 1906 इम्पोर्टेंट है, 1907 इम्पोर्टेंट है, और आपका 1916 इम्पोर्टेंट है, 1917 इम्पोर्टेंट है, 1924 इम्पोर्टेंट है, 1920 इम्पोर्टेंट है। ऐसे करके आपको ये सारे अधिवेशंस है, इसकी लिस्ट बना के कहाँ हुए और इनके क्या मुख्य बिंदु थे। तो ऐसे आप करोगे तो ये कम से कम 15 एक अधिवेशन इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। तो ये लिस्ट बना के आप रख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो, जिसमें आपको थोड़ी सी क्लैरिटी रहेगी। तो एक बार देखोगे आपका 1-2 मिनट में रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। ये बनवाऊं आपका एक, या आप बना लोगे इसको? तो बना लोगे ना आप, इसमें किसी को दिक्कत है? नो सर, बना लेंगे सर बना लेंगे, है ना। तो कांग्रेस सेशन का आप बना सकते हो, इम्पोर्टेंट आपके ये क्या नाम है अपना, गवर्नर जनरल और वायसराय, इनका बना सकते हो कि कोई इवेंट्स हुए हैं कि नहीं। जैसे करजन इम्पोर्टेंट हो गया, लिट्टन इम्पोर्टेंट हो गया आपका, है ना, रिप्पन इम्पोर्टेंट हो गया, इरविन इम्पोर्टेंट हो गया, लिनलिथ गो में देखो कितनी सारी चीजें हुई हैं, लिनलिथ गो, है ना, वेवल इम्पोर्टेंट हो गया। तो इनके कार्यकाल में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए ना, तो थोड़ा सा आप इनसे क्रॉस वेरीफाई करके इन चीजों को याद रखने में आसानी होगी कि कई सारी क्रॉस लिंकेजेस में है, ये चीजें यहाँ भी हो रही होंगी, उस ईयर में वहां भी पढ़ी होंगी आपने, बस इनको क्रॉस लिंकेजेस में पढ़ना जरूरी है, ठीक है। ठीक है, यस सर, ओके सर, आप किसी को डाउट है बस आज के सेशन में? किसी को डाउट? अब क्लियर हो गया ना, ये टाइमलाइन क्लियर हो गई है 1939 से 1947, ये लास्ट वाली। यस सर, यस सर, ठीक है। कैबिनेट मिशन को आप अच्छे से पढ़ना, सारे मिशन वगैरह, कि यहाँ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी हिस्ट्री, थोड़ी सी लोग पढ़ते पढ़ते आखिर समय तक आता तक वो हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, है ना, और पढ़ते नहीं है उसको ढंग से। तो इसको थोड़ा सा अच्छा पढ़ना, और फिर काफी कंफ्यूजिंग चीजें हैं, क्योंकि पॉलिटी की चीजें ज्यादा होने लग जाती हैं, पॉलिटिकल की बातें, संविधान सभा की बात हो रही है, डोमिनेंट स्टेटस की ज्यादा बात है। पहले तो आपकी जो बात हो रही थी वो कन्फ्रंटेशन और उसकी बारे में बात हो रही थी, फैक्ट्स ज्यादा थे आपके, ठीक है। जैसे नॉन कॉपरेशन और संविधान, जैसे सिविल डिसओबीडियंस में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है? कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट है, कंपेयर, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से करना। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इन दोनों में क्या समानताएं थी और क्या विषमताएं थी, मतलब क्या डिफरेंस थे सिविल डिसओबीडियंस और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बीच में, ठीक है। कोई बता सकता है?
एक थोड़ा ज्यादा पॉलिटिकल नेचर का था वैसे। कौन सा पॉलिटिकल नेचर क्या था? सर गोल में डिफरेंस सर गोल में डिफरेंस था, नॉन कॉर्पोरेशन में स्वराज के लिए और सीडीएम Civil में सर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। उद्देश्य मतलब ऑब्जेक्टिव क्या थे? पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस था आपका, ये हो गया। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या हो गया आपका? मेथोडोलॉजी। ठीक है। तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या हो गया आपका? हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम हाँ यूनिटी पहले में ज्यादा थी और सीडीएम में हाँ। और आपने पढ़ा नहीं यार नॉन कॉपरेशन सिविल? मेरे को तो लगा था यार ये तो अच्छे से पढ़ा होगा। हाँ ये तो आपको आ जाना चाहिए, तो बहुत इजी है। बताओ। सर गवर्नमेंट सफिशिएंट फर्स्ट में सर कम था और इसमें सर सीडीएम में एक्सेसिव था। क्या? नहीं इसको आप गवर्नमेंट जैसे का मान लो सफिशिएंट आपको मतलब मान लो आपको जितनी भी नॉलेज है उसमें करना होता तो आपकी अप्रोच क्या रहती? ये तो आंसर आप बता रहे हो। थोड़ी बहुत जो अप्रोचेस मैंने बताई है वो अप्लाई करके देखो। कॉजेस अलग अलग थे उनको लिख सकते। ये तो हाँ चलो ऑब्जेक्टिव्स अलग हो गए, कॉजेस कॉजेस भी अलग थे। ठीक है। लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन, कॉजेस डिफरेंस बिल्कुल। फिर सीसीएनपी स्ट्रेटेजी देखो ना, कॉजेस की बात हो गई क्या? दोनों की, दोनों के कॉजेस अलग अलग थे, दोनों के कॉन्सिक्वेंसेस भी अलग अलग थे, इम्पैक्ट, इस पे भी तो बात करी जा सकती है। हेलो। यस सर। यस सर। नेट दोनों की नेचर पे चर्चा करी जा सकती है। हाँ पर्सनालिटीज इन्वॉल्व की बात करी जा सकती है। पर्सनालिटी में आप देख लो क्या क्या इसके स्टेक होल्डर्स हो गए, हिंदूज हो गए, मुस्लिम्स हो गए, हैं, वुमेन हो गई। ठीक है। ब्रिटिशर्स का क्या ज्यादा रोल था उसमें, ये चीजों पे आप लिख सकते हो। अगर आप सीसीपी एनपी आपके दिमाग में होती तो आप कर देते। बाकी चीजें आप जो बता रहे हो ऐड ऑन कर सकते हो इसमें। कर सकते हो कि नहीं कर यस सर। सकते? सर स्टेक होल्डर्स तो दोनों में सेम ही है ना? सेम है पर पार्टिसिपेशन दोनों का अलग है। जैसे हिंदू मुस्लिम वहां पे यूनिटी दिखती है, यहाँ पे हाँ। कम हो जाती है। वुमेन का पार्टिसिपेशन वहां पे कम था, यहाँ ज्यादा हो जाता है। ठीक है। यस सर। रिवोल्यूशनरी का क्या रोल था यहाँ पे था, ब्रिटिशर्स ने उसको कैसे लिया, ब्रिटिशर्स ने उसको अलग तरीके से लिया। यस उन्होंने सर। एक्शन अलग अलग दिखाए ना, लोग तो सेम थे बट द नेचर एंड द एक्सटेंट। फिर आप इसकी ज्योग्राफी की बात कर सकते हो कि ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन कहाँ कहाँ था, भूगोलिक उसका विस्तार कहाँ कहाँ था। ठीक है। उद्देश्य हो गया, मेथोडोलॉजीज हो गई, यूनिट अपने सीसीएनपी स्ट्रेटेजी की बात करी, कॉजेस डिफरेंस और कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर ली। हो गए 5-6 पॉइंट। और कोई पॉइंट बचा इसमें नॉन कॉपरेशन और इसमें? सर कुछ इवेंट्स डाल देंगे इम्पोर्टेंट जो है। हाँ वो तो आपके अंदर आएंगे ही। चोरा चोरी आप जैसे लिखोगे अब्रप्ट एंड आया, फिर यहाँ लिखोगे गांधी जी इरविन बैक था, कि क्या क्या चीजें हुई, साइमन कमीशन और वो सारी चीजें आप लिखोगे, नेहरू रिपोर्ट, गांधी जी की डिमांड थी 11 डिमांड, ये सारी चीजें आप लिख सकते हो वहां पे। तो लिख ही देना आप, है ना। कांग्रेस ज्यादा मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन हो गई थी, कांग्रेस ने उसको कैसे बेटर डील किया, तो वो लिख सकते हो उसका। तो ये ठीक है। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। हेलो। जो इनके सिग्निफिकेंस है सर, सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस तो आपने नेचर सिग्निफिकेंस में वहां लिख लेना, सिग्निफिकेंस वहां लिख लेना। सिग्निफिकेंस तो देखो दोनों का सेम था, अगर आप उसको कंपेयर करो, कॉन्ट्रास्ट करो तो सिग्निफिकेंस मोरलेस सेम है। मास मूवमेंट्स का जो इम्पैक्ट है अगर आप पढ़ेंगे कि जो राष्ट्रवाद की जो सोच को बढ़ावा देना, पेट्रियोटिक फीलिंग को बढ़ावा देना और कहीं ना कहीं ब्रिटिश का जो असली चेहरा है उसका सामना करना, ये चीजें कॉमन आ जाएंगी उसमें अगर आप लिखोगे तो, सिग्निफिकेंस आप लिखोगे तो, है ना। ये है।
कॉन्सिक्वेंसेस में आप अलग लिख सकते हो कि नॉन कॉपरेशन के बाद में स्वराज पार्टी का वहां गठन हो जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, गांधी इरविन पैक्ट और ये सब बनता है, तो वहां पे धोखाधड़ी मिलती है उसको, यहाँ पे अब्रप्ट एंड होता है, वहां पे कहीं ना कहीं कंसेंसस बेस्ड एंड होता है। तो इस तरीके से आप वहां पे लिख सकते हो, है ना। सर इसमें कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट में पहले दोनों में सिमिलैरिटीज बताएं और फिर डिसिमिलैरिटीज बता दें। हाँ, सिमिलैरिटीज बताओ फिर डिसिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज तो वही सब हो गई, लीडरशिप हो गई, दोनों मास मूवमेंट थे, दोनों का मेन उद्देश्य क्या था, बेसिकली ब्रिटिश अगर जो फोर्सेस है उसके खिलाफ जो था, कांग्रेस ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस बेस था पूरा दोनों, है ना। सत्याग्रही अप्रोच थी, गांधी जी के मीन्स थे उसमें, है ना। और ये करके आपने पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ी थी दोनों केसेस में, इस तरीके से स्वदेशी पे बल था। ये जो सारी चीजें कॉमन गोल इंडिपेंडेंस का। हाँ, इंडिपेंडेंस तो देखो नॉन कॉपरेशन में आप यहाँ पे देखोगे दोनों में डिफरेंस है। वो दोनों यहाँ पे क्लैरिटी नहीं, स्वराज की बात तो कर रहे थे, यहाँ पूर्ण स्वराज को में क्लैरिटी थी वर्ड में, दोनों वर्ड का आप इस्तेमाल करोगे। स्वराज था पर स्वराज की क्लैरिटी नहीं थी कि भाई कैसा स्वराज है, तो उन्होंने कह दिया कि भाई ठीक है स्वराज चाहिए। तो स्वराज कोई डोमिनेंट स्टेटस मान रहा था, कोई कंप्लीट इंडिपेंडेंस मान रहा था, कि कॉमनवेल्थ में मान रहा था। तो यहाँ पे क्लैरिटी नहीं थी उद्देश्य को लेके, यहाँ पे क्लैरिटी थी। फिर आप देखोगे खिलाफत इशू और वो सब भी था, जलियांवाला बाग का जो अनडूइंग्स थे उसको ठीक करना, वो उद्देश्य था। यहाँ पे लॉ का वो था कि जो अनजस्ट लॉज हैं वो हटाने चाहिए, ठीक है। तो ये है। ठीक है। और किसी के डाउट? वाइंड अप करें, किसी के डाउट कुछ? सर ये जो कार्नेटिक वॉर्स हैं, पानीपत वाले बैटल है, सब 18th सेंचुरी में है, तो इनको छोड़ देना क्योंकि सिलेबस में सिर्फ 19th के बाद का बोला है। छोड़ दो, मत पढ़ो इसको। ओके सर। हाँ, इसको मत पढ़ो, वो मत पढ़ो आप। हेलो, हाँ जी सर, जैसे मेरे दैनिक अभ्यास में सर ने कमेंट डाला था कि सर कंक्लूजन का बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो सर मेरा कंक्लूजन बैठ नहीं रहा, तो सर कैसे मैनेज करूं मैं उसको? देखो, हिस्ट्री में तो कंक्लूजन सबसे आसान है। हिस्ट्री में तो हो नहीं पा रहा है। जैसे अभी 4 टेस्ट दे दिए, चारों में सेम कमेंट्स ही आ रहे हैं सर। तो हिस्ट्री में कंक्लूजन आप क्या करा करो कि जो भी इवेंट पूछा जा रहा है, देखो हमेशा इवेंट पूछता है हिस्ट्री, उस इवेंट के बाद का जो कोई इवेंट हुआ हो ना उसके बारे में चर्चा कर दो। सपोज करो 1857 का आता है, 1857 के बाद क्या हुआ, तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की बात कर दो, ठीक है। नॉन कॉपरेशन की बात आती है तो चोरा चोरी कांड और स्वराज की बात कर दो, स्वराज पार्टी फॉर्मेशन और ये सब की बात करो, ठीक है। और आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट पे क्वेश्चन आता है तो आपका ये कम्युनल अवार्ड, आपका गांधी इरविन पैक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में बात करो। जो फ्यूचर इवेंट हो चुके हैं उसके बाद में वहां से आप उसको कंक्लूड कर सकते हो। उसके जस्ट बाद जो इवेंट होता है उस पर कंक्लूड कर दो। तो सर कंक्लूजन में हमेशा फ्यूचर इवेंट्स के बारे में ही लिखना है? हमेशा देखो थंब रूल नहीं होता, मतलब ये तो एक गाइडिंग प्रिंसिपल है। अगर जैसे आपको कोई क्वेश्चन कॉजेस और कॉन्सिक्वेंसेस का पूछना है तो अधिकतर जैसे कॉन्सिक्वेंसेस पूछे तो कॉन्सिक्वेंसेस में आपने वहां इवेंट पे स्टॉप कर दिया, तो आप फ्यूचरिस्टिक होकर एक सॉल्यूशन बता दो कि आगे जाने को देख कर मिलता है कि भाई ये इवेंट हुए, ऐसे ऐसे इवेंट हुए, वो जो कोरबोरेट करते हैं कि मतलब ऐसा हुआ। आपको लिंक तो करना ही पड़ेगा खैर, लेकिन एक आपको गाइडेंस मिल सकती है अगर आप फ्यूचरिस्टिक इवेंट पे उसको ऐड वो करो तो। ओके सर, थैंक है ना। तो फ्यूचरिस्टिक इवेंट्स को डालने की कोशिश करो उसमें कंक्लूजन, है ना। ओके सर, ओके सर, ओके, थैंक यू। और किसी का डाउट? सर ये जो एंशिएंट हिस्ट्री का सेक्शन जो टेस्ट हुआ था उसकी सर वो आंसर वो मिली नहीं थी सर, इसलिए वो। अच्छा, आप एडमिन पे डाल दिया क्या आपने? एडमिन पे नहीं सर, मैंने डाला नहीं। एडमिन पे आप डाल दो एक बार, एडमिन पे हो सकता है वो कहीं हो टेक्निकल इशू के। सर इस पे डिस्कशन होगा क्या सर? हाँ, डिस्कशन होगा उसमें। ओके, थैंक यू। हाँ, हो। सर मेन 21 के मार्किंग के ट्रेंड पे सर बात करनी थी। वो अभी यार अपन कभी करेंगे क्या, हिस्ट्री का बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है ना, तो वो भी कभी चर्चा में आप टेस्ट वेस्ट ले लो, अभी सैटरडे संडे को कभी ले लेंगे उसका सेशन, है ना, उसका ले लेंगे अपन।
कोई इशू नहीं है उसका, है ना। और कोई डाउट? सर जैसे मेरा सीपीपी का प्रोग्राम खत्म हो गया तो अब आगे का आगे का आप है ना, आप एडमिन से एक बार डिस्कस करना, एडमिन पे आप डालो, सो शायद फिर वो कांटेक्ट करके आपको बता देंगे आगे की क्या स्थिति है ना। ओके ओके ओके। और किसी का डाउट? सर सेक्शनल टेस्ट कब कर ले? सेक्शनल टेस्ट तो कल ही है, हमने डिस्कस किया था, तो आप जिसको थोड़ा सा इश्यू है वो बाद में भी दे सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। पर हमने डाला कल ही है, कोई क्योंकि जिसको देना वो अपने हिसाब से दे देगा, तो क्योंकि इस वीक अपनी एक्टिविटी कम हो रही है, सो लेट इट बी कि बेटर है हम कल ही डाल देंगे उसको, है ना, सेक्शनल टेस्ट। संडे तक सबमिट कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, आप सबमिट कर देना, आप कोई इशू नहीं है। आप एक बार एडमिन पे बस इन्फॉर्म कर देना कि मैं इतना डिले हो जाएगा, मैं इधर सबमिट कर दूंगा बस, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है ठीक है सर। ये इसमें एक ये सिविल और ट्राइबल अपराइजिंग है सर, ये इसमें जैसे 3/12 के उसमें ये जो 7 से और 8 के में दे रखा था, तो सर ये सिविल और ट्राइबल अपराइजिंग कौन से, उससे कहाँ से देखना है सर? ये स्पेक्ट्रम में दे पीजेंट रखा है मूवमेंट तो topic मिल wise। गया, वर्किंग क्लास मूवमेंट भी मिल गया सर। ट्राइबल भी वही है, उसी में है शायद, स्पेक्ट्रम में ही है सर। इस पे वो तो एक्चुअली सर 1857 के पहले के या उसके आसपास के हैं सर, बाद के मतलब उस टाइम के उनके वो नहीं है उसमें। उनके थोड़े से नाम वाम याद कर लो आप थोड़े से, ताकि क्या है वो 1857 में भी लिखने में काम आता है और कहीं पे भी आंसर नहीं, उसमें दिए हुए हैं अभिमान, आप देखोगे ना तो लास्ट में जाके वो क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिए हुए हैं सिविल और ट्राइबल वाले। तो पहले पुराने वाले दे रखे हैं, फिर लेटेस्ट आते आते आपके 1920s 30s के राउंड के भी दे रखे हैं। ठीक है, तो बस उसमें आपको जस्ट नाम देखने और लोकेशन। ओके सर, आप नाम देख लीजिए और लोकेशन देख लीजिए सर। ओके सर, थैंक यू। और किसी का डाउट है? सर ये पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड कंसोलिडेशन वाला कहाँ से करना है? स्पेक्ट्रम से ही है क्या? स्पेक्ट्रम से बेटर एक एनसीईआरटी आपके साथ शेयर करी थी मैं, टॉपिक वाइज जाना, वो वाले टॉपिक वाइज एनसीईआरटी से मिलके उतना उतना बहुत है, मतलब मटेरियल उसको पढ़ ले, है ना। ओके सर, हाँ थैंक यू। ओके ओके ठीक है, चलो ठीक है सर, गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन। ओके थैंक यू।